नहीं आ रहा आपको? खिजर धीरे से मुस्कुरा दिया था। सानिया ने फौरन अपने तासुर मिटाए। मुमकिन था कि वो उसका आबाई गांव हो। बहुत से लोग शहर आकर बस जाते हैं, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? आप उनकी फाइल मुझे ला दें, मैं अभी आया। वो करम इलाही की फाइल लेकर वर्क पलटते हुए राहदारी अबूर करते चला गया था। सानिया अंदर बैठकर उसका इंतजार करने लगी और उसके बारे में सोचने लगी। कुछ देर बीती थी कि एक वार्ड बॉय नर्स को कहकर करम इलाही के खून के सैंपल्स ले गया था। वही वार्ड बॉय वापस आया तो उसके हाथ में करम इलाही की फाइल थी और एक नई व्हील चेयर। सानिया ने हैरानी से फाइल ली। जिन इंजेक्शंस पर उसके साइन दरकार थे वहां एमएस के बारीक से साइन किए गए थे। ये सानिया ने व्हील चेयर का पूछा। जो सर आपके साथ थे उन्होंने दी है और पीसीआर टेस्ट के लिए ब्लड भी लैब में दे दिया गया है। रिपोर्ट जल्द ही मिल जाएगी। आपको कोई मसला परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, मेरी नाइट ड्यूटी होती है। सानिया हैरानी से सुनती रह गई थी। वो चला गया तो चंद मिनट बाद खिजर उसे दिखाई दिया था। उसके हाथ में फलों के शॉपर्स और जूसेस के डिब्बे थे। सानिया सख्त शर्मिंदा हो गई। प्लीज, इसकी जरूरत नहीं है। आप मुझे अपना भाई समझें। खिजर ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया था। मगर ये तो कुछ खाते पीते नहीं, आप बिला वजह जहमत कर रहे हैं। इसकी जरूरत सिर्फ मरीज को नहीं, आपको भी है। आप खुद बीमार पड़ने वाली हैं। अपना ख्याल रखें तो मरीज की देखभाल कर सकेंगी। खिजर वाकई उसे भरे भाइयों की तरह समझा रहा था। सानिया इतनी खामोश हुई कि कुछ बोल ही नहीं सकी थी। ये कुछ पैसे हैं, मैंने यहाँ वार्ड बॉय को अपना नंबर दिया है। कोई भी मसला हो बिला झिझक बताइएगा, मैं दोबारा खैरियत पूछने आऊंगा। खिजर ने साइड टेबल पर नोट रख दिए थे। एक मुस्कुराहट से सानिया को नवाजता वो छोटे छोटे कदम उठाता चला गया था। सानिया अजीब से एहसासात में गिर गई थी। वो खिड़की से राहदारी के आखिरी सिरे तक उसके ड्रेस कोट में मलबूस शख्स की सानिया अजीब से एहसासात में गिर गई थी। वो खिड़की से राहदारी के आखिरी सिरे तक इस ड्रेस कोट में मलबूस शख्स की पुश्त को तकती चली गई थी। कुछ लोग कितने मेहरबान होते हैं, दिल के बादशाह। जहां अपनों की बेहिसी सही जा रही हो वहां ऐसे लोग इसी तरह बेयकीनी में मुब्तला करते हैं। घर में वालिदैन की मौजूदगी अगर बाइसे राहत होती है तो औलाद का वजूद बाइसे रौनक, बाइसे सुख, बाइसे आसूदगी। वो अपने खाली आंगन को खाली खाली आंखों से देखे सोचे गई। मेरे घर तो अब कोई परिंदा भी नहीं बोलता। मेरे दिल के टुकड़े कहाँ बिखर गए। ताजवर ने यासिया से खुद कलामी की थी। उनकी आंखें वीरान थी, दिल उजाड़। वो हमेशा से दर्द पीती आई थी, अब दर्द उनको पी रहा था। मेरी सीमी उनके दिल से होक उठी। तुम तो महफूज मुकाम पर होगी, तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम खुश होगी मेरी जान। वो तस्वुर में सिमी को मुस्कुराता देख रही थी। फिर उनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। लब फैले तो उन पर दरारें पड़ गई थी और सानिया दिल गहराइयों में ओट बदल गया। तुम तो यही हो मेरे करीब, इसी आसमान, इसी फिजा में, फिर भी मुझसे दूर। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा था। किसी तरह ये आवाज सानिया तक पहुंच जाए। कोई हवा, कोई पखेड़ो, कोई कासत देने वाला उनका पैगाम पहुंचा दे। सबा ने ताजवर को खुद से बातें करते देखा था। उसे लगा जैसे कोई पागल बैठी हो कि दिल पर अजीब ठंडे पानी के छींटे पड़े थे। उसे यकीनन मेरी बद्दुआ लगी है, उसने तंजिया सोचा। फिर ताजवर की तरफ कदम बढ़ाने से कबल जहन के पर्दे पर कोई पुराना सा वीडियो चलने लगा था। माजी। ताजवर के घर वापस आने पर सबा खान ने इस सल्तनत पर मलका बनने के ख्वाब देखे थे, मगर शोहर के थप्पड़ और देवर के तीखे नश्तर ने उसे बावर करा दिया था कि इस सल्तनत की मलका एक ही थी। मलका भले जख्मी थी मगर उसकी हैसियत और कदर सबकी नजरों में बहुत ऊंची थी। जब उसकी अहमियत दो कोरी होकर रह गई थी, हाकिम की कही बात ने उसको जलाकर खाकस्तर कर दिया था। हालांकि वो ऐसी बातों पर कान नहीं धरती थी। हमेशा छाती ठोंक कर वो कहती आई थी कि वो ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। इस बार ताजवर को उस पर फोकियत दी गई थी, ताजवर के किरदार की गवाही, जबकि उस पर कीचड़ उछाला गया था। ये बात उसको कहीं चैन नहीं लेने देती थी। इसलिए उस दिन वो ताजवर से उलझ पड़ी थी।
मैंने जो देखा था सिर्फ वही बताया था। तुम्हारे साथ जो किया वो तुम्हारे शोहर की ज़हनियत है, जो वो तुम पर एतबार नहीं करता, और अब सारा कसूर मेरे सर पर डाल दिया है। इसकी शक्ल तेज धूप में पड़े लोहे की मानिद हो रही थी। ताजवर उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझती थी, और ये बात सबा खान का सारा खून जलाकर रख देती थी। समझती क्या हो तुम खुद को? बिला आखिर वो चीख उठी। क्या सारी दुनिया में एक तुम ही रह गई हो जिसके किरदार पर कोई उंगली ना उठा सके? तुम ही एक नेक पाकीज़ा रूह हो। हम सारे जहन्नुमी, उसका फैसला हम कैसे कर सकते हैं? ताजवर ने हैरत से उसका लाल चेहरा देखा था। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बेकार समझती हूँ, ना ही मेरे जहन में इतनी कुव्वत है कि तुम्हें सोचूं। लेकिन तुमने, उसने नजरें सबा पर गाड़ दी थी, तुमने मेरी किरदार कशी की है। तुमने जो देखा वो कहा। क्या देखा तुमने? सच तो यह है कि तुमने मुझे बदचलन साबित करना चाहा है। तुमने जो खुद में पाया है वही मुझ में थोपना चाहा है। ये फर्क है हम दोनों में। ताजवर कोफत व बेजारी से जवाब देकर अपना काम करने लग गई थी। सबा अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटी थी। तुम्हें किसने हक दिया है मेरे किरदार पर सवाल उठाओ? ये हक तुम्हें किसने दिया था? ताजवर का सवाल उसे सुलगा गया। दुनिया ये हक मांगती नहीं है, छीन लेती है। दुनिया की बात मत करो ताजवर, ये गंदगी तुम्हारे शोहर के जहन की पैदावार है। दुनिया की बात मत करो, ताजवर ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बात दोहराई। तुम इस ऊंची 4 दीवारी वाले घर में दुनिया से छुप चुकी हो सबा, इसलिए आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची। तुम्हें लगता है तुम बहुत इज्जतदार हो। इंसान अपना माजी भुला देता है, दुनिया नहीं भूलती। वो सर झटक कर मजीद कोई बात करने का इरादा नहीं रखती थी, मगर सबा के तन बदन में आग भड़क उठी थी। क्या बकवास करना चाहती हो तुम? बताओ क्या मतलब है इस बात का? इस घर से बाहर निकल कर देखो। जो औरत रातों रात इस घर में उग आई, जिसके निकाह का किसी को मालूम ना हो, रुखसती का, जिसका खानदान का कोई अता पता ना हो, ना जगह मुकाम का, वो तुम्हारे साए से भी दूर रहना चाहते हैं। ताजवर ने उसके वजूद पर अंगारे उछाल दिए थे। वो बिल्कुल जाम से धरी की धरी जलती मोमबत्ती हो गई थी। ये दूसरी मर्तबा था जब उसे कोई लगा उसकी बेइज्जती की गई है। इस वक्त उसके पास ताजवर को देने के लिए कोई जवाब नहीं था, मगर उसने तहैया कर लिया वो इस घर से निकलेगी और दुनिया से मिलेगी, अपनी इज्जत लोगों की नजरों में बनाएगी। वो आसपास के घरों में मेल जोल बनाने लगी। ये देखकर उसे दिली मसरत हुई थी कि ताजवर की बात सच नहीं हुई। लोग उसे खार नहीं खाते थे, उसे अपने घर में भी आने देते थे, कुरेद कुरेद कर उससे सवाल पूछते, जैसे इसमें औरतों को दिलचस्पी हो। बस एक मर्तबा ही अजीब वाकया हुआ। हस्बे मामूल वो अपनी नई नवेली दोस्त के घर गई थी। दरवाजा खोला गया, मगर उसे अंदर ना बुलाया गया। उसकी दोस्त बार बार उसी उलझन अमेज नजरों से देखती थी। पीछे नजर डालती सबा की आंखों से बेकरारी छुप नहीं सकी थी। नहीं, तुम कब जाओगी? मैंने दरवाजा बंद करना है। अभी तो आई हूँ। सबा का दिल डूबा था। फिर आज अंदर नहीं आ सकती? तुम उसके अब्बा घर पर हैं, वो नाराज होते हैं। मगर क्यों? दिल थक। इन्हें हमारा तुमसे बात करना पसंद नहीं, कहते हैं घर के माहौल पर बुरा असर पड़ता है। दोस्ती अपने जैसों में होनी चाहिए। वो झिझक झिझक कर बोल रही थी, और सबा खान को किसी ने खींच कर जूता दे मारा था। दुनिया वाकई उसे अच्छा नहीं समझती थी। अगर अच्छा भी समझती होती तो अपने जैसा इज्जतदार नहीं समझती थी। सबा खान के जहन में उस दिन ताजवर की बात गूंजी थी। दुनिया कभी नहीं भूलती, और वो कभी भूली भी नहीं थी। जिंदगी के हर मोड़ पर उसे इसी तरह के रवैये का बार बार सामना करना पड़ा था। वो आज भी सिर्फ सद्दाम के लिए अहम थी, बाकी सब के लिए आज भी। रातों रात उग आने वाली औरत, ना घर खानदान, ना जगह मकान, ना कोई वकार, ना किरदार। हाल और वक्त ने कैसा पांसा पलटा था वो तो कुछ ना कर सकी, मगर कुदरत ने खूब उनसे बदला ले लिया। वो इज्जत वकार किरदार की बड़ी बड़ी गवाहियां, सारी नेकनामी खाक हो चुकी थी। सबा अगर तही दामन थी तो आज वो भी उसी की सफ में आ खड़े हुए थे। वो दिल ही दिल में इस कैफियत से लुत्फ अंदोज होती ताजवर के सामने आ खड़ी हुई थी। ताजवर ने उसके पैरों को देखा, फिर सर उठाकर चेहरे को। छी 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 ताजवर, तुम्हारे गरूर का सर खासा बुरा चिकना चूर हुआ है। मैं तो भूल ही गई थी कि अल्लाह ताला बड़ा इंसाफ करने वाला है। वो तारहम अमेज नजरों से ताजवर को देखती बोल रही थी। ताजवर के तासुरात बदले। किस गरूर की बात कर रही हो? अपनी इज्जत और रुतबे का गरूर?
अपने बाप की शानो शौकत का घुमंड। मेरे बाप का नाम मत लेना सबा। ताजवर के लहजे में करख्तगी आ गई थी। सबा हंस पड़ी। यानी रस्सी जल गई, बल नहीं गया। ताली बजाकर हंसी। हाओ, इसी गरूर ने तुम्हें कहीं नहीं छोड़ा, ना इस घर का ना बाहर का। वो क्या कहती थी तुम? ये गरूर नहीं है, ये फखर है, ये रश्क है, आजिज़ी पैदा करता है। गरूर को जवाल हो सकता है, मगर आजिज़ी तो अल्लाह को पसंद है। अभी भी इसी भूल में बैठी हो? वो तमस्खराना अंदाज में बोले। आंखें खोल कर देखो, सब कुछ लूट चुका। तुम आज उसी जगह पर आ गई हो जहां पर कल मैं थी। तुम मुझसे नफरत करती थी, आज खुद तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में हकीर होकर रह गई है। उसके लहजे में भी वही हकारत उतर आई थी, तहकीर अमेज लहजा। ताजवर ने कर्ब से पलकें झपकी। नहीं सबा नहीं। ताजवर ने जख्मी अंदाज में सर नफी में हिलाया। हम दोनों एक जगह पर नहीं हैं। अल्लाह सजा उसकी देता है जो गुनाह किया गया हो। बेकसूरों को सजा दुनिया देती है, मगर इस दुनिया से बड़ी वो जात है, वो रहम करने पर आए तो दुनिया के तमाम हीच हैं। ताजवर का हिद्दत से दहकता चेहरा देखकर सबा ने हंकारा उबड़ा था। बातें करने से कुछ नहीं होता। जो तुम्हारे साथ हुआ है, क्या इसमें अल्लाह की रजा शामिल नहीं है? बेशक। ताजवर की आंखें जब्त से नम हुई। वो ना चाहे तो किसी में क्या जुर्रत, फिर भी खुद को दिलासे देती हूँ। सबा को खुद पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। अल्लाह ताला ही मेरा सहारा है। मेरी बर्बादी तुम्हें नजर आ रही है, मेरी आबाद होना भी जरूर देखना। एक आजमाइश तुमने देख ली, एक इनाम दुनिया देखेगी। ताजवर के चेहरे पर रंजो यकीन के मिले जुले साए ऐसे लहरा रहे थे कि सबा की हंसी सिमट दी गई। ये आंसू देख रही हो? ताजवर ने उंगली पर रखी बूंद दिखाई और मुस्कुराई। ये मायूसी के नहीं है, ये उस इल्तिजा के हैं कि अल्लाह ताला बेकस बंदी तेरे करिश्मे को तरस रही है। उनके लहजे में ईमान बोल उठा था। अल्लाह ताला पर यकीन। सबा को अब महसूस हुआ कि ताजवर के चेहरे पर फैले इन रंगों का क्या मफहूम है। ये मत सोचना कि मैं और मेरी औलाद तुम्हारी जगह पर आ गई है। तुम्हारी बददुआ मुझे नहीं लग सकती, क्योंकि तुम्हारे अमाल की जिम्मेदार ताजवर नहीं है। मेरी औलाद मासूम है। मासूम जो रात के अंधेरे में। सबा तलखी से कुछ कहने जा रही थी, मगर ताजवर ने उसकी बात उचक ली। रात के अंधेरे में गई है। एक दिन दिन की रोशनी में सर उठाकर रुखसत करूंगी। दिन की वो रोशनी जो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। फिर तुम कैसे खुद को मेरी बेटी के मुकाबिल ला सकती हो? ताजवर ने सवालिया देखा था। दिन की रोशनी जिसने सबा की सूरत तारीख कर दी। वो जितनी नफरत, हकारत और बुग़्ज़ लेकर आ जाती, ताजवर के पास जीतने के लिए सच्चाई के बहुत सारे हथियार थे, क्योंकि बात करने के लिए उन्हें गर्दन झुकानी नहीं पड़ती थी। आज भी वो सर उठाकर बोल सकती थी। क्या तुमने मुझे मिस किया? सोफे पर बैठा खिजर पाँव को जूते की कैसे आजाद करते हुए सीमी से पूछ रहा था। जूते उतार के टाई ढीली की, फिर हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा पानी का गिलास उठा लिया जो सीमी ने उसके लिए लाकर रखा था। मिस? मेरे पास इतना वक्त होता है कि तुम्हें मिस करूं? खिजर के कपड़े निकालते सीमी ने पलटकर एक निगाह डाली। घूंट घूंट पानी पीता खिजर रुक गया। तुम्हारे पास वक्त नहीं होता? सीरियसली? खिजर की बेयकीनी सी आवाज सुनाई दी थी। याद करने के लिए वक्त की जरूरत नहीं होती। ऑफिस में मैं तो तुम्हें सारा वक्त याद करता रहा। जी, इसलिए सारा दिन भाग भाग कर सीढ़ियां उतरते और लाउंज में रखे फोन सुनते। मेरी तो टांगे शाल हो गई। तुम्हारे पास करने को कोई काम नहीं क्या? सीमी की संजीदगी से कही बात खिजर के लबों पर मुस्कुराहट जाग गई। उसने आज एक बार भी कॉल नहीं की थी। ओह, वो हंस पड़ा। काम ज्यादा था यार, इसलिए बात नहीं हो सकी। जी, मुझे नजर आ गया। अच्छा, इधर आओ ना। कितनी मुश्किल से 5 बजे हैं। क्या फजूल काम कर रही हो? मैं खुद कर सकता हूँ। खिजर के पुकारने पर वो अपना काम तर्क करके उसके सामने आ बैठी। आज मैं खुद कॉल करने वाली थी आपको। सीमी की बात पर खिजर के चेहरे पर रौनक आ गई थी। रियली? इतनी याद आ रही थी मेरी? वो चहका के आते हुए वही लेते आइएगा। व्हाट? खिजर भौंचा कर रह गया। चेहरे पर लोड शेडिंग हो गई। के आते हुए दही लेते आइएगा। व्हाट? खिजर भौंचा कर रह गया।
चेहरे पर लोड शेडिंग हो गई। दही लेने के लिए तुमने मुझे कॉल करनी थी? वो जैसे सदमे में था। जी जनाब, मुझे कोफ्तों के लिए जरूरत थी। कोफ्तों के लिए कीमे में थोड़ा दही मिला दें तो? तुम्हें पता है ये दही लाने जैसे काम मैं जिंदगी में नहीं किए। उसे कोफ्ते के कीमे में दही मिलाने की अफादियत सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि पहले आप गैर शादीशुदा थे, अब आप शादीशुदा हैं, इसलिए ये तो करना पड़ेगा। सिमी गहरे सुकून से बदल रही थी, पूरी तरह से संजीदा। तुम सच कह रही हो, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। खिजर अब तक बेयकीन था। सिमी को उसकी शक्ल पर 12 बजते देखकर हंसी आने लगी। आपको तो मैं हर रूप में पसंद नहीं थी, सिमी ने मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा, जैसे उसे दुख हुआ। हाँ मगर, खिजर नरम पड़ा, तुम हर रोज मुझे फोन पर टमाटर, मिर्च, लहसुन, धनिया जैसी चीजें लाने का कहोगी तो अच्छी नहीं लगोगी ना मुझे। खिजर ने मजबूरी बताई। ओह, मैंने तो बस दही कहा था, बाकी चीजें तुमने खुद ही शामिल कर ली। मुझे तुमसे इसी जिम्मेदाराना रवैये की उम्मीद थी खिजर। सो स्वीट ऑफ यू। सिमी को उस पर टूट कर प्यार आ रहा था। खिजर बौखला गया। नहीं नहीं रुको, सुनो। हवा में उड़ती सिमी का हाथ खींचा। कितनी संगदिली से सोच रही हो, अपने हीरो जैसे शोहर को सब्जी मंडी भेजना चाहती हो? वह खफा होने लगा। हाँ ना, मेरा हीरो जैसा शोहर अपने जैसी अच्छी सब्जी लाएगा, तभी तो मैं अच्छे अच्छे पकवानों से उसके दिल पर राज कर सकती हूँ, सिमी ने समझाने वाले अंदाज में बताया। क्योंकि शोहर के दिल का रास्ता पेट से गुजर कर जाता है ना। तुम मेरी आंखों रास्ते दिल में बस जाओ, पेट तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। खिजर ने कितने तेज लहजे में कहा था, और जिस तरह लाशौरी और तौर पर शर्ट पकड़कर दोनों हाथ पेट पर रखकर उसकी नजरों से ओझल किया था, सिमी बेख्तियार खिलखिलाकर हंसती चली गई थी। तुम हंसती बहुत प्यारी लगती हो, देखो मैं फ्रेश हो गया। खिजर ने चेहरा आगे करके आंखें बंद करके उसे दिखाया। सिमी पीछे हुई। तो वाह, वो ब्लश कर गई। तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा, तुम्हारी हंसी सबसे खूबसूरत साज है, वरना तुम इतना कम ना हंसती। खिजर की बात पर उसे मजीद हंसी आ गई थी। और जब तुम हंसती हो तुम्हारी गर्दन उठ जाती है, इससे तुम्हारे बाल झूमने लगते हैं, जैसे बाग में झूलता हवा के दोष से झूला। उफ खिजर, तुम तो बस शुरू हो जाओ। उसने बाल छुपाए। तुम्हारे लंबे बालों का मैं दीवाना हूँ, और मैं उनसे आजिज। वो चुराने को बोली। इन्हें कभी मत कटवाना। अब तो जरूर कटवाऊंगी। वो हंसने लगे। तुम्हें नहीं पसंद, मगर मुझे तो है। तो मुझसे लेकर तुम लगवा लो। एक और कहका, मेरा दिल करता है हम किसी जंगल में खो जाएं और जुगनू हमें अपना मेहमान बनाए। तुम्हें क्यों वो अपना मेहमान बनाएंगे? तुम्हें तो बनाएंगे ना, और मैं तुम्हारे बालों को तकिया बनाकर सुकून से सो जाऊं। खिजर, सिमी को हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। वैसे तकिया बनाकर सोने के लिए जंगल का होना जरूरी नहीं, ये तकिया मुझे यहाँ भी मिल सकता है। खिजर, स्टॉप इट, इतनी चीप बातें। वो हंस हंस कर पागल हो गई। चीप बातें? खिजर को शौक लगा। तुम्हें ये चीप बातें लग रही हैं? वो हलक के बल चलाया। उफ उफ, वो सर पर हाथ रखे खड़ा हो गया, जैसे सिमी इस बात को सहना पा रही हो। हर वक्त रोमांटिक बातों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी हूँ। बहुत बड़ी नाशुक्री हो तुम। वो मुंह बनाकर घूरता हुआ कपड़े उठाने लगा। ऐसी मोहब्बतों को तरसोगी, देखना। फिलहाल तो खाने को तरस रही हूँ। तुम्हारे लिए अपने हाथों से कोफ्ते बनाए हैं, वो थोड़े अच्छी बन गई। वैसे किसी के इंतजार में भूखे रहना भी मोहब्बत है। खिजर शावर लेते जाने के लिए पलटा। अच्छा, तो फिर वो मेरी दही, धनिया और मिर्च? खिजर ने रुककर सब्र से देखा। अपनी कहानी का नाम रख लो। धार से दरवाजा बंद किया। सिमी कितने ही लम्हे दिल खोलकर हंसते बंद दरवाजे को देखती रही थी। वो कपकपाते हाथों से रिपोर्ट देख रही थी। 4 दिनों के बाद उसे रिपोर्ट दी गई थी, और इन 4 दिनों में उसकी मांगी गई सारी दुआएं उसे रायगा जाती महसूस हो रही थी। इनको 2 किस्म के यरकान हैं, हेपेटाइटिस बी और सी। जो किस्म बी है, इसका इलाज 2-2.5 साल तक चलता है। ज्यादा खतरनाक टाइप सी होती है। अब तो इनका इलाज 3-4 माह में मुमकिन है। लेकिन सानिया की सांस अटकी। पीसीआर इसलिए करवाया जाता है कि हम इस बीमारी की नौयत और इसकी रफ्तार का अंदाजा लगा सकें कि इसके जरासीम कितनी तादाद में मौजूद हैं और कहां तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट आई एम सॉरी, अब इलाज करने जैसा कुछ भी नहीं है।
डॉक्टर पेशावराना अंदाज में धीरे धीरे कह रही थी, एक हाथ से पेंसिल टेबल पर बजाती हुई। सानिया को ये टक टक असाब पर बरसती महसूस हो रही थी। लेकिन क्यों डॉक्टर साहिबा? क्या इसलिए कि वो अब इस उम्र को पहुंच चुके हैं तो उन्हें मरने दिया जाए कि आप कोशिश नहीं कर सकते? सानिया के जहन में करम इलाही के भाइयों की बातें गहरी छाप छोड़ चुकी थी, इसलिए वो बोलती गई, बिल्कुल नहीं। उन्होंने नफी में सर हिलाया। बल्कि अब इलाज मुमकिन ही नहीं है। ये मरीज, ये मर्ज इन्हें काफी अरसे से लाहक है। हेपाटाइटिस इनके जिगर को खा चुका है। अब तो मैं कहूंगी इनके पास बस वो शायद उसकी सांसों की मुद्दत का अंदाजा लगाना चाह रही थी, मगर सानिया के जज्बात समझकर खामोश हो गई। मगर उनकी तबीयत पहले तो खराब नहीं थी। ये तो अचानक इतनी, सानिया ने काफी अरसे का सुनकर इन्हें बताया। इलामात जाहिर हो चुकी होंगी, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इलाज के साथ एहतियात बहुत जरूरी होती है, जैसे नमक मिर्च से मुकम्मल परहेज, रोटी तक फीकी, यानी दूध, ओट, सॉल्ट, चिकन, बीफ, चावल से दूरी। इन सब के इस्तेमाल से तो और तेजी से फैलता है। अब तो समझे कि बस लास्ट स्टेज ने इन्हें बिस्तर पर ला के छोड़ा है। वो गहरी सांस लेकर रह गई थी। मैं इन्हें किसी और हॉस्पिटल ले जाऊं तो? सानिया ने उम्मीद से पूछा। जरूर, वो हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर आई एम सॉरी कि मैं आपको उम्मीद भी नहीं दिला सकती। सानिया अल्लाह भींचे वहां से उठ आई थी। वो नहीं चाहती थी कि करम इलाही इतनी जल्दी खत्म हो जाए, मगर जिंदगी किसी के चाहने या ना चाहने की मोहताज कब होती है। वो वापस आई तो करम इलाही ने जरा सी आंखें खोलकर उसकी मायूस सूरत देखी थी। सानिया थके हारे अंदाज में रिपोर्ट्स साइड में रख रही थी। करम इलाही ने सवाल किया, ना कोई हरकत। फिर भी सानिया चुप नहीं रह सकी थी। तुमने खुद किया है अपने साथ, खुद को खत्म कर दिया। मगर कितनी बार कहती रही मैं कि एक बार हॉस्पिटल चेकअप करवा लो, ये मामूली बुखार खांसी नहीं है। सानिया का दिल भर भर आ रहा था। करम इलाही अजीब सी नजरों से उसे देखता रहा। तुम कहते थे मुझे उसने जहर दे दिया, उसने जहर दे दिया। तुम झूठे नहीं थे करम इलाही, बस तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी बात पर करम इलाही की आंखों के तासुरात बदले थे। वो पहले की तरह स्पॉट नहीं रही थी। ठीक उसी वक्त एक कॉफी शॉप की पुरसुकून लॉबी में कॉफी की भीनी भीनी महक फैली हुई थी। कुछ जोड़े टेबल के गिर्द बैठे कॉफी एंजॉय करने और खुशगपियों में मसरूफ थे। हर टेबल पर खुशबूदार ताजा फूलों का गुलदस्ता सजा हुआ था। माहौल से सुनहरी पन झलकता था। ऐसे ही एक टेबल के गिर्द खिजर और शुमाइला आमने सामने बैठे नजर आ रहे थे। उनके दरमियान रखे फूलों के गुलदस्ते में सफेद फूल थे और भाप उड़ाते कॉफी के मग उसकी शक्लों के ऊंची लहरें बनाते जा रहे थे। आई एम सॉरी, अपने वादे और दिए गए वक्त के बावजूद मैं तुमसे जल्दी नहीं मिल सका। उसकी वजह बेतहाशा मसरूफियत के अलावा कुछ नहीं थी। खिजर ने एक सिप लेते हुए मग टेबल पर रखा और तमहीद बांधने को ये बात बोली थी। शुमाइला शायद इसी बात की तवक्का कर रही थी। वो गुज़श्ता 5-6 दिनों से शहर में मौजूद थी। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने की मुझे खुशी हुई है। वो नजाकत से मुस्कुराई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर तुम बहुत बिजी हो हम इस महीने के लास्ट वीकेंड पर मिल सकते हैं, क्योंकि ओहो, खिजर ने दूसरा सिप लेते हुए उसकी बात काट दी। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि एक बिजनेस डील के सिलसिले में इस मंथ के लास्ट वीकेंड पर कराची जा रहा हूँ। आई नो एंड ऑल द बेस्ट इन एडवांस, शुमाइला ने पुरजोश होकर कहा। खिजर ने सर हिलाया। और मैं इससे पहले तुमसे मिलना चाहता था, खिजर ने नॉर्मल लहजे में कहते हुए अपनी गुफ्तगू से आप हटा दिया था। शुमाइला को दिली मुसरत हुई। मैं जानती हूँ खिजर, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं खुद कितनी एक्साइटेड रही इस मुलाकात को लेकर। तुम्हें मालूम है तुम कितने महीने बाद अपनी शक्ल दिखा रहे हो? याद है? उसकी खुफगी की जवाब में खिजर ने मुख्तसर कहा। सिमी? सिमी कैसी है? शुमाइला ने जांचती नजरों से पूछा। खुश है वो। खुश? क्या नहीं होना चाहिए? खिजर ने एकदम उसकी आंखों में देखा। वो घर भर आ गई। नहीं, मेरा मतलब तुम ही तो कहते थे कि वो यहाँ खुश नहीं है, उसे अपने घर में वापस जाना है। अब वो खुश है, मगर क्यों? वो कदरे हैरत गैर आरामदेह हुई।
क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैं उसका मसीहा हूँ और मेरे हाथ उसको चोट नहीं पहुंचा सकते। तो क्या पहले वो ये बात नहीं जानती थी? नहीं, पहले मैं उसकी नजर में मुजरिम था। खिजर मुस्कुराया। शुमाइला चौंकी। कोई मुजरिम होने पर मुस्कुरा सकता है? उसकी नजर में हर कोई मुजरिम होता है। वो है ही ऐसी झूठी और झूठ का सहारा लेने वाली। शुमाइला के चेहरे पर तलखी बिखर गई थी। मुश्किल उसने अपने लहजे की करवाहट कंट्रोल की थी। ठीक कह रही हो। खिजर हद से ज्यादा नॉर्मल नजर आ रहा था। तुमने उसे बता दिया है ना कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है? तुम सिर्फ मुझे चाहते हो। शुमाइला ने इस्तफसार किया। कुछ था जो उसको बेआराम कर रहा था। मैंने नहीं कहा, मगर वो खुद कहती रहती है। अच्छा है, इंसान को अपनी हकीकत मालूम होनी चाहिए। शुमाइला गर्दन कुछ और तन कर बोली। ये लड़की उसके आगे क्या थी? कुछ भी नहीं। तुम बताओ, तुमने अपनी कहानी दोबारा नहीं लिखी? अपना नोवेल तुम इस तरह अधूरा तो नहीं छोड़ सकती? खिजर ने लब भींचते हुए दरियाफ्त किया था। शुमाइला आगे हुई। मैंने उसे अधूरा ही छोड़ने का फैसला किया है। यहाँ मेरी जिंदगी अधूरी पड़ी है और मैं उसे मुकम्मल करने का दर्द सर हूँ। टेंशन से मुझसे नहीं लिखा जा रहा। शुमाइला नाक बू चढ़ाने लगी थी। उसकी ये अदाएं जिस पर खिजर हमेशा हंस दिया करता था, आज उसका चेहरा स्पाट होता चला गया। टेंशन से नहीं लिखा जा रहा, या इसलिए कि तुम्हें लिखना कभी आएगा ही नहीं। खिजर के ठंडे ठार लहजे ने शुमाइला को चौंका दिया था। वो बदलते तासुरात के साथ उसे देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम बताओ। सीमी के झूठ को छोड़ो, आज तुम्हारे झूठ पर बात करते हैं। खिजर की बात पर शुमाइला साकत सी होकर रह गई थी। उसकी छठी हिस्स कोई तेज तेज अलार्म बजाने लगी। उसका दिल अलार्म पर थर थर लगा था। मेरे झूठ? मेरे कौन से झूठ? खिजर, तुम मेरे सामने बैठे हो और किसकी जुबान बोल रहे हो? लगता है सीमी के साथ रहकर तुम्हें भी इल्जाम लगाने का गुण आ गया है। शुमाइला का चेहरा नाराजगी से फूल गया था। खिजर ने गुलदान से सफेद फूल की कली निकाली और उसे उंगली में घुमाने लगा। इल्जाम तो मैंने लगाया ही नहीं जिसकी तुम बात कर रही हो। और हाँ, साथ का असर नहीं है, ये शायद खून का असर है। खिजर ने फूल को देखते हुए शुमाइला को देखा। शुमाइला, जिसकी रंगत इस फूल की कली की मानिंद हो गई थी, सफेद बेरंग। तुम्हारी खामोशी बता रही है, तुम ये भी जानती थी सीमी मेरी वाइफ ही नहीं, कजन भी है। सानिया की नम आंखें करम इलाही पर टिकी हुई थी। करम इलाही उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें खबर नहीं हो सकी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें यरकान है, पुरानी टीबी और यरकान जिसमें नमक मिर्च का सख्ती से परहेज बताया जाता है। तुम हर रोज कोरमा खाना पसंद करते थे, हर रोज मुर्गी का गोश्त, कम दूध की चाय। ये चिकन कोरमा, ये चाय तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हारे अंदर बीमारी से लड़ जाती थी। तुम्हें शदीद जलन का एहसास होता था, तेज बुखार लपेट में ले लेता था, ऊपर से डिस्पेंसरी की गर्म दवाइयाँ। जहर तो फैल रहा था तुम्हारे अंदर करम इलाही, मगर वो जहर कोई बाहर का बंदा नहीं देना चाहता था, वो तुम्हारे अंदर बन रहा था। सानिया सांस लेने को रुकी थी। उसकी बेबस निगाहें उस वजूद पर टिकी हुई थी जिसके पास जिंदगी के गिने चुने दिन ही बाकी रह गए थे। करम इलाही खामोश से उसी को देख रहा था। तुम्हारा जिगर खून नहीं बना रहा, बहुत सारे अज़ा काम करना छोड़ चुके हैं, अब तुम कैसे उठोगे इस बिस्तर से? करम इलाही वो दबी दबी आवाज में पूछ रही थी, फिर धप से बेंच पर बैठ गई। करम इलाही ने चुपके से आंखें मूंद ली। आंखें बंद करने से क्या होगा? मेरी बात का जवाब दो, वो कुछ गुस्से से बोली थी। करम इलाही हैरत ज़दा निगाहों से उसे देखा। मुझे? वो खुश्क लबों के साथ धीमा धीमा बोलने लगा। वापस ले चलो अपने घर, वो इसे दरख्वास्त कर रहा था। सानिया को दुख हुआ। वापस जाकर क्या होगा? यहाँ थोड़ा बहुत इलाज तो हो रहा है, सर दर्द, बुखार के इंजेक्शन देखो, खांसी के सिरप, अब तुम्हारी हालत कितनी बेहतर है। वहां जाकर पहले की तरह तड़पते रहोगे। वो मायूसी से वापस बैठ गई थी। करम इलाही के फिर लब हिले। मेरे भाइयों को कोई नहीं है तुम्हारे भाई। सानिया को शदीद तैश आ गया। वो पूछते तक नहीं तुम्हें कि तुम जिंदा हो या किन हालों में, और तुम्हें अब भी उनकी पड़ी है। उसकी तेज गसीली आवाज से आसपास के बिस्तर के मरीज उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। तुम्हें मेरा एहसास है कुछ? अभी भी उन्हीं के आस लगाए बैठे हो? प्लीज। सानिया की आवाज उबर गई।
आंखें पानी से लबरेज हो गई। प्लीज करम इलाही, ठीक हो जाओ, जरा मेरे बारे में सोचो, तुम मेरा आखिरी सहारा हो। तुम तो आराम से चले जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। सानिया की आंखें झलक गई थी, इसमें इससे ज्यादा सहने की हिम्मत नहीं रही थी। वो करम इलाही की यूं शौकी नजरों से देख रही थी जैसे वो अपनी मर्जी से मरने जा रहा हो। शुमाइला को जिंदगी में ऐसी ठोकर कभी नहीं लगी थी। इस वक्त खिजर के अल्फाज ने उसे मुंह के बल गिराया था। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में उसे देख रही थी। मुझे मुझे तुम्हारी अम्मा जान ने बताने से मना किया था। उसने खुद पर काबू पाते हुए जल्दी से बात बना ली थी। खिजर ने जैसे समझकर सर हिला दिया था। अच्छा, ये अम्मा जान बिना? शुमाइला का रुका सांस रवां हो गया। खिजर, तुम इतनी एतबारी से बात क्यों कर रहे हो? ये हमारी पहली मुलाकात तो नहीं है, ना हम दोनों अजनबी हैं। सच पूछो शुमाइला, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मगर आज वाकई तुमसे मेरी पहली मुलाकात है। तुम मेरे लिए अजनबी सी हो। क्या हुआ है तुम्हें? किस बात से नाराज हो? तुम्हारी कोड वर्डिंग समझने के लिए मेरा दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा। शुमाइला का दिल धक धक करने लगा। खिजर फूल की पत्तियां नोच नोच कर टेबल पर रखता जा रहा था। शुमाइला की हथेलियां पसीने से भीग गई। अच्छा बताओ, मेरी माँ ने और कौन कौन सी सच्चाई छुपाने के लिए कहा है? वो फुर्सत से पूछने लगा। शुमाइला ने नफी में सर हिलाया। और तो कुछ नहीं। ओके, तो शुमाइला, जैसे तुम जानती हो कि सीमी मेरी कजन भी है, मेरी सगी खाला की बेटी। इस लिहाज से हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया है। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें मजबूर कर दिया है कि तुम इससे हर हाल में निभा करो। शुमाइला ने तेजी से उसकी बात मुकम्मल की थी। नहीं, मेरे दिल ने मुझे मजबूर कर दिया है। इस लड़की को दुनिया जहां की खुशियां दूं और ये सिर्फ उसके साथ जीना चाहता है। कॉफी शॉप की दीवारों दरवाजों के शीशे एक झटके में टूटे और आकर शुमाइला के जिस्म में पैवस्त हो गए। खिजर, उसकी गर्दन और माथे की रगें उभरी। अजियत से आंखों की पुतलियां सुर्ख पड़ गई। हाँ शुमाइला, मैं इसलिए तुमसे जल्द अज जल्द मिलना चाहता था। मैं तुम्हें पसंद करता था, हम दोनों अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मगर मेरे लिए यकीनन वो लड़की बेहतरीन है जो इस वक्त मेरे घर में और मेरे दिल में है, क्योंकि कुदरत का यही फैसला है। खिजर ने एक सांस में बात मुकम्मल की थी। खिजर ने उसकी सांसें छीन ली थी। और मैं जो तुम्हारे दिल में थी, तुमने मुझे क्यों इस्तेमाल किया? खिजर, मेरे जज्बात से क्यों खेला? वो सब कुछ झूठ था। दुख शिद्दत से उसकी आवाज लड़ना शुरू हो गई थी। खिजर ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी। ये वक्त और हालात का तकाजा है, और प्लीज इस तरह रिएक्शन मत दो। खिजर ने एक नजर आस पास डाली। नहीं, ये तुम्हारी नीयत का तकाजा है। तुम मुझे वक्त गुजारे के लिए इस्तेमाल करते रहे। तुम मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हो? सिर्फ 2 दिन की आई उस लड़की के लिए जिसे जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में शामिल किया गया। वो घराते हुए पूछ रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी टेबल खिजर पर उलट दे। जबरदस्ती सही, मगर उसने इस रिश्ते की शुरुआत सच्चाई के साथ की है। शुमाइला, तुमने ये क्यों नहीं सोचा? तुम जो कर रही थी वो तुम्हारी तरफ भी पलटना था। तुमने भी मेरे जज्बात से खेला। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? वो जुनूनी हो रही थी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम वो शख्सियत हो जिसका मैं परस्तार हूँ, जबकि तुम वो हो ही नहीं। शुमाइला का जुनून जहाँ की तरह बैठ गया था। खिजर ने शीशा उंडेल दिया था उसकी समातों पर। उसे देर हो गई थी। सीमी ने अपना काम कर दिया था। उसने शुमाइला का तख्ता उलट दिया था। तो तुम मेरी बात? वो सहम गई थी। आंखों में हरास फैल गया। मैं सीमी के लफ्जों से प्यार करता था। मेरे जहन में उसका खाका तब से बना हुआ था जब उसके अल्फाज का जाल मेरे गिर्द फैलता। मैंने तुम्हारा नाम लिखा था, मगर खत सीमी को लिखा था। जब काम ही तुम्हारा नहीं तो सिर्फ नाम ही की वजह से तुम सब की मालिक खुद कैसे बन सकती हो? खिजर उससे सवाल कर रहा था। एक कड़ा वक्त आ गया था, ऐसा वक्त जिसके आने की कोई तवक्का ही नहीं थी, और इस गैर मुतवक्का वक्त की उसने कोई तैयारी नहीं की थी। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं इसी तरह तुमसे जवाब तलब करना चाहता था। तुम्हें कहना चाहता था कि तुमने मेरा मजाक बनाया। मेरे खालिस जज्बात जिसके लिए थे उसकी तो तुम हकदार बन गई। मगर जानती हो मैंने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की? वो सांस लेने रुक गया, क्योंकि सीमी ने मुझे रोका कि मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ। हालांकि उससे
شدید ناراض رہا۔ پھر بھی اس نے کہا کہ تمہیں قصوروار نہ ٹھہراؤں، مگر شمائلہ جو تم نے میرے ساتھ کیا وہی تمہاری طرف پلٹ آیا۔ خضر نے بات مکمل کر دی تھی، اتنی مکمل کہ مزید کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی، مگر شمائلہ اتنی آسانی سے یہ ہار قبول نہیں کر سکتی تھی۔ خضر، سیمی نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے، کیا یہ میری بے ضرر سی غلطی اتنی بڑی ہے کہ تم مجھے اس کی سزا دو؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی، اسے اپنی ذات پر غرور تھا۔ وہ شمائلہ بہادر خان تھی، کوئی اور عام لڑکی نہیں تھی، مگر محبت اسے عام لڑکی کی طرح رلا رہی تھی۔ تمہیں سزا نہیں دے رہا شمائلہ، تم خود سوچو، کیا سیمی اس سزا کی حقدار ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ میں اسے زندگی بھر کے لیے دوسروں کی ٹھوکروں پر چھوڑ دوں؟ اسے شمائلہ کے افسوس پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی عورت کو روتا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کا دل موم پڑ گیا تھا۔ ہاں چھوڑ دو، وہ جانے اور اس کی قسمت، وہ اپنے گھر چلی جائے گی، اس کے ماں باپ اسے قبول کر لیں گے، اس کی شادی بھی کروا دیں گے، اس کی زندگی کسی بھی طرح گزر جائے گی۔ اس طرح بڑی بڑی خواہشات نہیں ہیں، شمائلہ پوری قوت صرف کر کے اسے بتا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں صرف اپنی خواہشات تھی۔ او خضر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اس کے اندر سے سارا تعصب، سارا رحم بھاپ بن کر اڑ گیا۔ تم آج بھی خود غرض بن رہی ہو، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ سیمی کی بنی بنائی زندگی بگاڑ کر تم اپنی زندگی بنانا چاہتی ہو؟ تم اپنی زندگی کی نئی شروعات کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ زیادہ آسان ہوگا۔ آسان نہیں ہے خضر، میں محبت کرتی ہوں تم سے، محبت چھوڑی نہیں جاتی۔ او اور سیمی، وہ کتنے عرصے سے میرے ساتھ ہے، میری بیوی بن کر، میرا ایک ایک کام اپنے ہاتھ سے کرنے والی، اس کے لیے چھوڑ دینا مشکل نہیں ہوگا؟ نہیں، تم پوچھ کر دیکھ لو اس سے۔ پوچھوں گا تو وہ چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ اپنے دل کی بات نہیں بتاتی۔ خضر افسردہ سا مسکرایا تھا، لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتا شمائلہ، میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ میرے دل کی بات ہے۔ خضر پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں ہے۔ وہ التجا کرنا چاہتی تھی، مگر خضر کی باتوں نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ بے یقینی تھی، زمین پیروں سے نکل گئی تھی، وہ فضا میں معلق تھی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں شمائلہ، مجھے دکھ ہوا مگر میں نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ نے مجھے بہترین سے نواز دیا ہے۔ سب کچھ بھول جاؤ شمائلہ، زندگی میں سکون کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ نہیں خضر، شمائلہ نے جھکی نگاہیں اٹھائی، لہجے میں کرختگی اتری، آنکھوں میں شعلے۔ سب کچھ تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا، وہ چبا چبا کر بول رہی تھی، آنکھیں خشک تھی، چہرے پر سختی۔ میں کسی صورت میں ہار نہیں سکتی، میں سیمی کو جیتنے نہیں دوں گی، یہ سب تم اس طرح ختم نہیں کر سکتے۔ التجا، درخواست، معذرت اور جذبات کا وقت ختم ہو گیا تھا، اب صرف مقابلے پر اترنا تھا۔ وہ دھوکہ منتیں نہیں کرے گی۔ آنکھیں خشک تھی، چہرے پر سختی، پر کسی صورت تمہیں ہار نہیں سکتی، میں سیمی کو جیتنے نہیں دوں گی، یہ سب تم اس طرح ختم نہیں کر سکتے۔ التجا، درخواست، معذرت اور جذبات کا وقت ختم ہو گیا تھا، اب صرف مقابلے پر اترنا تھا۔ وہ دھوکہ منتیں نہیں کرے گی، چھین لے گی۔ میں کوئی میڈل ہوں، کوئی تمغہ؟ کیا ہوں تمہاری نظروں میں؟ خضر کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت ابھر رہی تھی۔ میں سیمی کی سچائی کسی کو نہیں بتاؤں گی، وہ صرف میری بات کا یقین کر سکتے ہیں۔ سیمی ساری عمر تمہارے ساتھ ایسے گزارنا پسند کرے گی؟ شمائلہ نے فاتحانہ چمک کے ساتھ سب سے قیمتی پتہ نکالا اور خضر کے سامنے پھینک دیا۔ بیٹی، مریض سے اس طریقے سے بات نہیں کرتے، ایک اڈھیر عمر عورت نے آ کر ثانیہ کو نصیحت کی تھی۔ ثانیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ مریض بندہ تو ذرا سی جھرک بھی نہیں سہ سکتا، اپنی نیکی ضائع مت کرو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی، وہ کئی روز سے اسے بھاگ دور کرتا دیکھ رہی تھی۔ معاف کرنا کرم الہی، اس نے دھیرے سے کرم الہی کو مخاطب کیا تھا۔ میں جذباتی ہو گئی، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ اسے امید دلانے لگی تھی، جسے نہ جانے زندگی پیاری تھی بھی کہ نہیں۔ واپس لے چلو ثانیہ، خود کو نہ تھکاؤ۔ کرم الہی نے بڑی مشکل سے یہ بات مکمل کی تھی، لیکن اس کی آواز کنویں سے آتی تھی۔ ثانیہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر واپس بیٹھ گئی۔ اس نے سارے میں ایک نظر دوڑائی تھی، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی آسرا تھا، ہر کسی کے ساتھ ان کے مرد تھے، اور ثانیہ کو کھانا لینے بھی خود نکلنا پڑتا تھا۔
पानी लेने भी। फिर इस बात की जान भी अटकती रहती कि करम इलाही को उसके पीछे कुछ ना हो जाए। कभी वो सानिया को पहचानने से इनकार कर देता था, कभी गनूदगी में उठने की कोशिश करता। वो रात को सोती नहीं थी, करम इलाही बिस्तर से गिर ना जाए। उसने करम इलाही की खिदमत का तहैया किया था तो अपनी हिम्मत से भर कर रही थी। जिंदगी कहाँ से कहाँ ले आई थी और करम इलाही के बाद न जाने मजीद कहाँ लेकर जाती थी, दर बदर भटकाती। अपनी कम मायगी पर उसके हलक में नमकीन सा गोला बनने लगा और वो सर घुटनों में देकर रोने लग गई। तब उसकी खिड़की के सामने कोई ठिठक का रुका। सानिया ने आवाज छुपाने की कोशिश में चेहरा उठाया और एक नजर खिड़की के पार गई। फिर वो नजर ठहर गई सानिया की उस शख्स पर और उस शख्स की सानिया पर नजरें जम कर रह गई थी। कॉफी शॉप में लम्हा भर को सकूत तारी हो गया था और इस सकूत में खिजर की तंजिया हंसी उभरी। तो अब तुम इस लेवल पर उतर आई हो? तुम्हारे लिए मैं किसी भी लेवल पर उतरूंगी, वो सीने पर हाथ लपेटे बेखौफ अंदाज में कह रही थी। ऑल द बेस्ट, खिजर खड़े होते हुए बोला। मैं अपनी जिंदगी और उससे जुड़े लोगों की मसले खुद सुलझाऊंगा, हमारी जिंदगियों में मुदाखलत करने की कोशिश मत करना। खिजर ने वॉयलेट और मोबाइल उठाया। शुमाइला ने देखा खिजर के सामने फूल की पत्तियां बिखरी पड़ी थी। वो उसे फूल की पत्तियां नहीं लगी, अपना आप लगा। तुम बहुत पछताओगे खिजर, मैं तुम्हें अपने अलावा किसी के साथ खुश नहीं रहने दूंगी, शुमाइला धुंध के पार से बोली। खिजर उसकी साइड से निकलता चला गया। शुमाइला ने आंखें मींचकर खुद को कंपोज करने की कोशिश की। शुक्रिया खिजर, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, अब मुझे इसका कोई पछतावा नहीं होगा। वो गहरा सांस लेते हुए उठी। उसने चेहरे पर बेहिसी का एक मास्क चढ़ाया था। वो इसी उठी गर्दन के साथ चलती हुई बाहर निकली और अपनी कार में बैठकर बाहर आ गई। रोड पर खिजर कार आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। वो खोखली निगाहों से उसको देखती, कुछ सोचती। वही जिंदगी हर सू रवां दवां थी, उसका सफर रवां दवां था, मगर जिंदगी रुक गई थी। सड़क पर ट्रैफिक थी, हर तरफ गाड़ियों का उज़्दहाम। खिजर ने उसे ऐसे ही मुकाम पर लाकर छोड़ दिया था जहां कोई भी गाड़ी उसे कुचलती चली जाती। दोनों की गाड़ियों में कुछ फासला था। खिजर एक प्लाजे के सामने रुक गया। गाड़ी से उतरकर वो अंदर चला गया। वो शॉपिंग मॉल था कोई। बाहर निकला तो उसके हाथ में मोबाइल का डिब्बा था। शुमाइल के चेहरे पर तकलीफ उभरी। वो यकीनन सीमी के लिए खरीद रहा था, सीमी का गिफ्ट। सफर एक बार फिर शुरू हो गया था। 20 मिनट के ताकुब के बाद गाड़ी एक रहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गई थी। यहाँ की गलियां वसी और लंबी थी। खिजर की गाड़ी की रफ्तार कम पड़ गई थी। शुमाइला अंदर जाने की बजाय गाड़ी रोककर उसे देखने लगी। थोड़ा आगे जाकर खिजर ने गालिबन हारन दिया था। शुमाइला ने अपना मोबाइल उठाया और उसका बैक कैमरा खोल लिया। खिजर गाड़ी इस घर के अंदर लेकर जा रहा था। शुमाइला जूम करके पिक्चर क्लिक करती जा रही थी। घर से लेकर उसके गेट के कलर तक सब कुछ वाजिया होना चाहिए। वो गलती की रत्ती भर गुंजाइश भी नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे माफ करना, मगर इसके लिए मुझे कोई अफसोस, कोई पछतावा नहीं होगा। सिमी हारन की आवाज सुनकर उसके इस्तकबाल के लिए रूम के बाहर आ जाती थी, मगर आज शायद वो मसरूफ थी या उसे हारन सुनाई नहीं दिया था। खिजर को लाउंज में हिना बैठी मिल गई थी। बहुत काम कर रहे हो तुम खिजर, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे सब, इतनी जान मारने की क्या जरूरत है। वो मुस्कुराता हुआ उसके साथ बैठ गया। हाशिम भाई को अपने काम से जुनून की हद तक लगाव है, शायद इसी का असर है। वो वाकई बहुत खुश हो रहे थे तुम्हारी कारकर्दगी से। खिजर की निगाहें किसी को ढूंढने लगी। खैर, खुश तो और भी बहुत लोग हैं तुमसे। हिना को शरारत सूझी। खिजर उसकी शरारत समझकर संभल कर बैठ गया था। कौन लोग? तजाहिल बरतना चाहा, जैसे तुम जानते नहीं। वो हंसी। वैसे अच्छा है, तुम दोनों को खुश देखकर दिल को सुकून मिलता है। सिमी ने बहुत कुछ सहा है, हाँ बहुत कुछ, जिसके काबिल नहीं थी वो। हिना की संजीदगी पर वो भी संजीदा हो गया था। ऐसा होता है खिजर, लोग करके भूल जाते हैं और सजा दूसरों को काटनी पड़ती है। सीमी तो फिर भी तुम्हारे साथ महफूज है, खुश है, लेकिन उसकी बहन का मुस्तकबिल और माँ, उसकी बहन सानिया। खिजर एकदम से चौंक गया। सीमी अक्सर उसका जिक्र करती रहती थी।
क्या हुआ उसका मुस्तकबिल? हाँ सानिया, अम्मा जान बता रही थी उसका निकाह उसी बूढ़े आदमी से कर दिया गया था जिससे सिमी का होने जा रहा था। हिना ने खिजर के सर पर धमाका कर दिया था। वो खुद अफसुर्दगी से बोल रही थी मगर खिजर का मुंह खुल गया। शौक की शिद्दत से वो एक झटके से सीधा हुआ था। तुम्हें सुनने में गलती हुई होगी हिना। खिजर इस बात को हर सूरत में झटकना चाहता था। उसके असाब तक झंझला उठे थे। नहीं खिजर, सच है, प्लीज सिमी को मत बताना, वो टूट जाएगी, हिना ने उसे धीरे से कहा था। खिजर को अपना दिल कटता महसूस हुआ। सिमी जो उसकी शरारतें बताती थी वो बहुत मासूम और बच्ची बच्ची सी लगती थी, छोटी और क्यूट सी बच्ची, जिंदा दिल और खुश मजाज। उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता था? वो बहुत मासूम लड़की है, बहुत कम उम्र, लेकिन उसके बाप ने अपने गुस्से में कुछ नहीं देखा। वो है भी तो शायद उसके बाप की उम्र से भी भरा। हिना का अपना दिल सख्त बुरा हो रहा था। खिजर ने सख्ती से आंखें मीच ली थी। फिर एकदम से उसके जहन में झमाका सा हुआ। रोशनी का कुंडा पकड़ा। हम मिसले बहिश्त, मतलब एक गांव से आए हैं? तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? खिजर के पूछने पर उसका सर नफी में हिलता सर। उसका मरीज भी एक बूढ़ा आदमी, उसके बोलते नकोश, कुछ देखा देखा सा चेहरा। शायद वो सीमी से मिलता होगा। वो शायद सानिया हो सकती थी। वो यकीनन सानिया ही थी। उसने वापस टेबल पर रखी चाबी उठाई और तेजी से उठा। हिना भी फौरन खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो? वो जवाब दिए बगैर तेज तेज कदम उठाता बाहर की तरफ जा रहा था जब एक आवाज ने उसके कदम रोके। खिजर, सीमी पुकारती हुई सीढ़ियां उतर रही थी। वो थम सा गया, कदम आगे नहीं बढ़ा सका। गाड़ी में कुछ भूल आए हो क्या? वो उसे बाहर जाता देखकर सवाल कर रही थी। खिजर अपने कदम पर पलटा। दिल में उबलते गम को दबाता हुआ एक कदम बढ़ा कर उसने बेसाख्ता सीमी को गले लगा लिया था। सीमी घबरा गई। ये शरारत नहीं थी। खिजर के इस तरह गले लगाने की वजह जज्बात की तुगयानी थी जो महसूस हो रही थी, और घबराहट तो हिना के चेहरे पर भी झलकने लगी थी। अगर उसने जज्बात पर में बहकर सीमी को बता दिया तो उसके बिखरने पर खिजर भी उसको ना समेट पाता। खिजर, क्या हुआ? सीमी का दिल डूब सा गया। मैं आ रहा हूँ। उसने शदीद जब्त से सीमी का चेहरा देखा। मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतजार करो। वो उसको उलझन में छोड़कर अजलत में बाहर निकल गया था। वो तेज रफ्तार ड्राइविंग करता जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करता रहा था। बार बार उसके जहन में सानिया की शक्ल लहरा जाती थी, मजबूर और लाचार सी, बेबसी की अमली तफसीर। उसने उसे तब ही क्यों नहीं पहचान लिया? उसने 2-3 मर्तबा स्टीयरिंग पर हाथ मार कर न जाने किस चीज का गुस्सा निकाला था। जिंदगी में पहली बार बिना देखे उसे उस शख्स से शदीद नफरत हो रही थी जो सीमी का बाप था और उसका ससुर था। वो देख ले इस आदमी को जो इस जमीन में जीते जाते इंसानों को कठपुतलियां समझ रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर वो तकरीबन भागता हुआ इस वार्ड में आया था जहां वो सानिया को छोड़ कर गया था। सांस दुरुस्त करता वो दरवाजे के करीब पहुंचा और उसके चेहरे पर मायूसी के साए छा गए। बेड नंबर 2 खाली था। सानिया को 4 दिन पहले जहां बैठा छोड़ गया था वो जगह खाली थी। उसका सर चकराने लगा। उसने ड्यूटी पर मौजूद नर्स से उस बिस्तर के मरीज के बारे में पूछा था। ये लोग आज चले गए, मुख्तसर से जवाब ने उसकी उम्मीद भी छीन ली थी। वो गए भी आज के दिन थे। काश के खिजर को कुछ वक्त पहले पता चल जाता। बाहर आकर कितनी देर वो गाड़ी में सर दोनों हाथों में गिराए बैठा रहा। वो गांव से शहर आई थी, इतनी दूर से यहाँ तक, मगर उसने सानिया को अपने सामने पाकर भी खो दिया था। क्या जानलेवा एहसास था। अजियत सी अजियत थी। एक आग थी जो उसके अंदर तेजी से फैलती जा रही थी। उसके अंदर हर चीज तहस नहस कर देने की शदीद ख्वाहिश उभरी नहीं थी। बहुत कोशिश और जब्त के बावजूद कमरे में आकर वो खुद में काबू नहीं रख पाई थी। कमरे में आकर बेड का सहारा लेती शुमाइला जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो दी थी। यह एहसास किस कदर जानलेवा था कि किसी ने शुमाइला को इनकार कर दिया था, जिंदगी में पहली बार बुरी तरह रद्द कर दिया था। वो भी किसके लिए? सीमी के लिए, जो उसके आगे क्या अहमियत रखती थी। उसने हमेशा सीमी के लिए फख्र महसूस किया था कि शुमाइला जैसी लड़की उसकी दोस्त है, और आज उसी ने उसकी किस्मत छीन ली थी। उसे शदीद किस्म के दौरे पड़ रहे थे। उसकी मोहब्बत, उसका जुनून, जिसके लिए उसने बड़े बड़े झूठ बोले, जिसके लिए वो दुनिया का कोई भी काम कर सकती थी, वही उसे मुंह पर कहकर चला गया।
کہ اس کا دل اب اس کی طرف مائل نہیں ہے۔ وہ تو شروع سے ہی سمی کے وجود سے محبت کرتا تھا۔ شمائلہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ بے دردی سے زمین پر مٹھیاں برسانا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے اندر درد کا طوفان پل رہا تھا، آنکھوں سے لاوا بہہ رہا تھا۔ وہ خود کو آج بہت حقیر سا تصور کر رہی تھی، جس کو چنا نہیں گیا تھا، جس کو کھو کر خسارے کا کوئی احساس ہی نہ جاگتا۔ کتنی دیر روتے رہنے کے بعد اس نے موبائل فون اٹھایا اور اس کی سکرین روشن کی۔ اس کے اندر بھانبٹ چل رہی تھی، سیمی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ساری چالاکیاں، ساری مکاری آنکھوں میں گھوم رہی تھی۔ دونوں نے مل کر اس کے جذبات کچل دیے تھے، اسے شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ ایک پل چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ایک نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا اور اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ ہیلو شمائلہ، میں نے آپ کی کال کا بہت انتظار کیا۔ مجھے امید ہے آپ کوئی اچھی خبر سنائیں گی۔ میں نے تم سے کہا تھا میرا نام مت لیا کرو۔ کسی کو بھنک نہیں پڑنی چاہیے کہ تمہارے اس میں تمہارا ساتھ دے رہی ہوں۔ لہجہ ہموار، سخت کھردرا اور ناگوار۔ جی معذرت، مجھے خضر دستگیر کے گھر کا ایڈریس مل گیا ہے، وہ جگہ جہاں تمہاری منگیتر رہتی ہے۔ اس نے منگیتر پر خصوصی زور دیا تھا۔ موئن کی گردن میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ تمہیں کچھ تصویریں سینڈ کر رہی ہوں، باقی ایڈریس مجھ سے سمجھ لینا۔ گاڑی کا بندوبست ہو جائے گا۔ کیا آپ شہر میں ہیں؟ موئن کے اندر سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ حاکم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، اور ابھی یہی رہوں گی۔ تو کیا میں آ جاؤں آج ہی؟ نہیں، اس نے سختی سے انکار کیا۔ پہلے بھی تم نے بے وقوفی کی اور تمہارا باپ جیل چلا گیا۔ لہجہ بے حد تلخ تھا۔ خضر دستگیر کی اس مہینے کے آخری ویکینڈ کی شام کراچی روانگی سے اس کے بعد وہ یہاں ہوا تو تمہیں اپنے گھر قدم بھی نہیں رکھنے دے گا۔ ٹھیک ہے، میں اس پر عمل کروں گا، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بول رہا تھا۔ لیکن آنا کس دن ہے؟ خضر دستگیر کی روانگی کے ٹھیک اگلے دن۔ یہ ایک پرائیویٹ اور مہنگے ہاسپٹل کے احاطے میں بنے چھوٹے سے گارڈن کا منظر تھا، جہاں سبز گھاس پر پاؤں ٹکائے پتھر کی بینچ پر بیٹھی ثانیہ پھولوں پر منڈلاتی تتلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی اسے بھی یہ تتلیاں اور تتلیوں کے رنگ پسند ہوتے تھے، پھر اس کی زندگی سے سارے رنگ ایسے اڑے کہ اسے مزید کسی رنگوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ کیا میں بری روح بنتی جا رہی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کا دل اب کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا، کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا تھا، جیسے خواہشیں مر چکی ہوں، دل سیر ہو چکا ہو۔ زندگی میں حالات کبھی بھی من پسند نہیں ملتے۔ اسے جو ملے تھے وہ اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اس لیے وہ جیسی بن گئی تھی یہ بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ شمریز ہاسپٹل کینٹین سے چائے اور بسکٹ لینے گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو ثانیہ اسی حالت میں بیٹھی تھی جس میں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ چائے اس نے اس کی پیالی اور درمیان میں رکھ دی اور بسکٹ کا پیکٹ کھولا۔ میں تو تم سے یہ گلہ بھی نہیں کر سکتا کہ تم مجھے بتائے بغیر اکیلی مشکلیں اٹھاتی رہی، شاید میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ شمریز گرم چائے کا کپ دونوں ہاتھوں میں بینچے سامنے دیکھتے ہوئے نیچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ بستی کا ایک ایک دروازہ بجا کر تمہارا معلوم کیا، کیری ڈبے والے سے ملا جو تمہیں یہاں چھوڑ گیا تھا، سارا راستہ دعا کرتا رہا کہ تم وہاں مل جاؤ۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، ثانیہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اسے ہاسپٹل کی کھڑکی میں دیکھ کر ثانیہ گنگ سی رہ گئی تھی۔ اسے ڈھونڈ یہاں بھی آ گیا تھا اور وہاں پر ثانیہ اور ہاسپٹل کا حال دیکھ کر اس کی اپنی حالت گیر ہو گئی تھی۔ ثانیہ نہ جانے اتنے دنوں سے کیسے رہ رہی تھی، اور اس کی ایک نہ سنتے ہوئے شمریز کی زبردستی کا نتیجہ آج یہ مہنگی جگہ تھی جو ثانیہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں تمہیں منع کرتا کہ اس انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دو تو تم میری بات مان جاتی؟ شمریز نے تحمل سے اس سے سوال کیا تھا۔ ثانیہ کئی لمحے بعد بھی خاموش رہی تھی۔ کچھ معاملوں میں ہم بہت بے بس ہوتے ہیں ثانیہ، ہماری مرضی نہیں چلتی، اس لیے تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ شمریز نے چائے کا کپ اٹھا کر ثانیہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ اس نے چپ چاپ
چائے تھام لی۔ وہ تمہاری ان ہمدردیوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تمہیں لگتا ہے میں کسی صلح کا سوچ کر یہ کر رہا ہوں؟ شمریز نے سوالیہ نگاہیں اس پر جمائی تھی۔ مجھے اس کا بدلہ احسان واپس نہیں چاہیے، میں صرف اس خدمت میں تمہارا تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں جو تم اس کے لیے کر رہی ہو۔ دنیا میں اور بہت سارے انسان ہیں، ثانیہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ بالکل بہت سارے ہیں، اس نے مان لیا، لیکن پہلا حق اس قریبی انسان کا ہوتا ہے جسے آپ جانتے ہوں۔ میں تمہاری ہمدردی کے لیے یہ سب نہیں کر رہا، نہ یہ تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی بہانہ ہے، میری تو بس ایک مجبوری ہے، وہ کہتے ہوئے سر جھکا کر رہ گیا تھا۔ اس کی آواز تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں رہنے دو پلیز، میری مجبوری سمجھو۔ یہاں رہنا تمہاری کون سی مجبوری ہے؟ وہ طنز نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ہو رہا تھا۔ تم میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے شمریز، مجھے یقین ہو گیا ہے میں تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا، وہ سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں مایوسی کی ایک باریک تہ تھی۔ مگر مجھے پرواہ نہیں ہے، میری مجبوری یہ ہے کہ تمہیں تنہا چھوڑ کر جانا میرے بس کی بات نہیں ہے، اور میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دو لوگوں کے بیچ خاموشی آ کر ٹھہر گئی تھی۔ دو لوگوں کے کپ میں چائے ساکت تھی۔ دو لوگ ایک دوسرے سے دور بینچ کے دونوں طرف آخری سروں پر بیٹھے تھے، سر جھکائے، خاموش۔ ہارے ہوئے لوگ اپنی داستان آپ کہتے، دیوار پر لگی کسی پینٹنگ میں قید۔ رات کا آنچل اونچی عمارتوں کی چوٹیوں پر سرکتا جا رہا تھا۔ خضر اور سیمی زرد لائٹ کی روشنی میں لون کی سیڑھیوں سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے فوارے سے پانی ابل رہا تھا جسے وہ دونوں کسی دلچسپ منظر کی طرح دیکھ رہے تھے۔ خضر کچھ دنوں سے سیمی سے نظریں چرا رہا تھا، جیسے اس کے دل میں کوئی دکھ ہو، مگر وہ سیمی سے شیئر نہ کر رہا ہو۔ سیمی نے اس کا دل بہلانے کی کوشش کی اور کچھ اگلوانے کی بھی، پر نہ جانے یہ کیسی پریشانی تھی کہ ہر بات شیئر کرنے والا خضر اس کے سامنے بول نہیں رہا تھا۔ خضر، کیا آفس کی کوئی ٹینشن ہے؟ وہ اس سے پوچھتی تھی۔ خضر نفی میں سر ہلا دیتا اور وہ سوچتی کہ کام کی زیادتی نے شاید اس کے مزاج کو رف کر دیا ہے۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کو وقت دینے کے لیے باہر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ خضر کے ہاتھ میں سیمی کے لیے لیا گیا نیا سیل فون تھا جو سیمی نے کھولا نہیں تھا۔ تمہارے لیے ہی لایا تھا، اس کے اندر سم ڈالتے ہوئے خضر نے اسے بتایا۔ سیمی نے اس کے اچھے موڈ کو محسوس کیا تھا۔ ہاں، لاؤنج کے صوفے پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سیمی کے شکوہ کرنے پر وہ دھیما سا مسکرا دیا تھا، پھر موبائل میں ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چند بٹن پریس کر کے اس نے اپنا نمبر کانٹیکٹ لسٹ میں سیو کیا اور سکرین سیمی کے سامنے کی۔ مائی لو۔ اس نے نئے سیل میں موجود واحد اپنے نمبر کو اس نے ان الفاظ سے سیو کر لیا تھا۔ سیمی نے ان الفاظ کو پڑھا، ایک نظر خضر پر ڈالی، دونوں بے اختیار ایک ساتھ مسکرا دیے تھے۔ خضر، تم نے مجھے اس روز گلے کیوں لگایا تھا؟ سیمی نے مسکراتے ہوئے اس سے یہ سوال کیا تھا، لیکن اس سوال میں کتنی سنجیدگی تھی وہ محسوس کر سکتا تھا۔ کیا میں تمہیں گلے نہیں لگا سکتا؟ خضر اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بات یہ نہیں ہے، جو بات تھی وہ بتاؤ۔ ایسی کیا بات ہے خضر؟ تم نے مجھے اپنے ساتھ لگایا تھا، میں نے تمہارے اندر کی کیفیت کا بھانپ لی تھی۔ سیمی ہنوز مسکرا رہی تھی مگر سنجیدگی سے۔ خضر کچھ بول نہیں سکا تھا۔ تم ہر بار لاجواب کر دیتی ہو نا لفظوں کی کھلاڑی، وہ ہنس دیا۔ مجھ سے زیادہ تم اس کھیل میں ماہر ہو۔ سیمی، ایک وعدہ کرو گی؟ وہ اچانک اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ سیمی نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم سے کسی نے کہا مجھے چھوڑنے کا تو کیا چھوڑ دو گی؟ خواہ وہ کتنا پیارا انسان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اس کو تک رہا تھا، جیسے اس کے چہرے کے تاثرات تک پڑھ لینا چاہتا ہو۔ سیمی کے لیے یہ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ یہ تمہارے علاوہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ ذرا سنبھل کر ہنسی، سنجیدگی کم کرنے کی کوشش۔ چاہے میں بھی کہوں۔ تب وہ نہیں ہنسا تھا، وہ سیریس تھا۔ سیمی نے غور سے اس کی شکل نہیں دیکھی، گہری سانس لی۔ نہیں۔ کیا؟ نہیں چھوڑوں گی، میں تم سے الگ نہیں رہ سکتی۔ اس کی بات نے خضر کے چہرے پر زندگی دہرا دی تھی۔ وہ کھل اٹھا تھا۔ کتنا اہم تھا یہ اظہار اس کے لیے جو سیمی مذاق میں اڑا دیتی تھی۔ میرا ہمیشہ اعتبار کرو گی؟ اس کے ذہن میں ثانیہ کی شکل ابھر رہی تھی۔ وہ اسے اس کے بارے میں بتا کر دوبارہ دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے ہنسنا سیکھا تھا۔ میں تمہارا اعتبار کرتی ہوں خضر، اس نے نرمی سے خضر کا ہاتھ تھاما۔ میں اب تمہاری کسی بات سے ہرٹ ہو کر ناراض نہیں ہوں گی۔
اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہو چکی ہے نا ہم میں۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بات ہے جو اس کی خفگی کے ڈر سے خضر بتا نہیں پا رہا۔ وہ یقین دلانے والے انداز میں کہہ رہی تھی، میں تمہاری زندگی کی ہر الجھی چیز ٹھیک کروں گا۔ جتنی عزت تمہارے میرے دل میں ہے، میں اتنی ہی عزت دنیا کی نظروں میں تمہاری ثابت کروں گا۔ خضر، سیمی ایموشنل سی ہو رہی تھی، جتنے لوگوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ان سب سے نمٹ لوں گا۔ میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملواؤں گا سیمی، تمہاری ماں سے، بھائی سے، بہن سے۔ خضر کے حلق میں کچھ اٹک گیا تھا۔ تمہیں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا، تمہارے سارے جواب میں دوں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی بھی اکیلے اپنے گھر نہیں جاؤ گی۔ تم مجھے بتائے بغیر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی جس سے تمہاری زندگی کو کوئی خطرہ ہو۔ اسے میری درخواست سمجھ لو۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو خضر؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ خضر کی باتیں اسے تقویت بخش رہی تھی۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھے گی۔ بس تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور دیکھو وعدہ کرو مجھ سے اور اس پر قائم رہنا، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ وہ وارفتگی سے دیکھتا ہوا کہتا جا رہا تھا۔ وہ سیمی سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ہماری قسمت میں ہمارا ملنا اندھیروں میں لکھا تھا۔ میں پہلی مرتبہ تم سے اندھیرے میں ملا اور روشنی ہو گئی تھی۔ اس بار بھی تم ساری دنیا سے چھپ کر اندھیروں میں میری زندگی میں شامل ہوئی، لیکن اب اپنی قسمت کے یہ اندھیرے میں بہت جلد روشنیوں میں بدل دوں گا۔ وہ خوشبو جیسی بات کر رہا تھا۔ خضر ایسا ہی تھا۔ وہ جب بھی اس کے آس پاس ہوتا تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا۔ وہ زور زور سے سر ہلانے لگی۔ کچھ بھی ہو جائے ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ وہ خود سے بھی کہہ رہا تھا، سیمی سے بھی کہہ رہا تھا۔ سیمی نے مسکراتی آنکھوں سے اقرار کیا، ہاں بالکل۔ تم لکھنا کب شروع کرو گی؟ اس کے چہرے کے گرد بال ہٹاتے ہوئے خضر کو ایک دم سے یاد آیا۔ سیمی چونک گئی تھی۔ میرا موڈ نہیں ہے خضر، مجھے نہیں لگتا کہ میں الفاظ جوڑ پاؤں گی۔ میں نہ لکھ سکی تو اداس ہو جاؤں گی۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ خضر نے اس کی کیفیت پر غور کیا تھا، پھر سر ہلا دیا۔ اوکے، تم 5 منٹ میں 2 مگ کافی بنا کر یہاں پہنچو، ہری اپ۔ اسے کہتے ہوئے خود بھی تیزی سے اٹھا تھا اور اندر بھاڑ گیا تھا۔ سیمی اس کے پیچھے گئی اور اس کے لیے کافی لے کر آنے سے قبل خضر ان سیڑھیوں پر موجود تھا۔ تم نے بہت دنوں سے مجھے چائے کے کپ کی آفر نہیں بتائی، وہ بیٹھتے ہوئے شرارتاً بولی تھی۔ وہ چائے جو خضر خود بنا کر اسے پلانے والا تھا۔ فی الحال میرا سٹال بند ہے، جب اوپن ہو تب آئیں۔ خضر نے اپنا کافی کا مگ اٹھا کر سیڑھیوں پر رکھا، ٹانگیں لمبی کی اور گود میں رکھے لیپ ٹاپ کی سکرین سامنے کی۔ ارے یہ کیا؟ خضر کی بات پر ہنستی سیمی کی نظر اس پر پڑی۔ سکرین کے وائٹ صفحے پر اس کے نام کا ناول بولڈ کر کے لکھا گیا تھا اور بریکٹ میں لکھا تھا آخری قسط۔ مگر خضر، میں نے کہا نا، کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نے نرمی سے اس کو ٹوک دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی خضر کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ لیٹس سٹارٹ، چلو شروع کرتے ہیں۔ ذائقہ نمکین، لیکن یہ سفر اپنی ساخت پر روانی سے مشروط ہے۔ سیمی کے منہ سے نکلے الفاظ خضر کی انگلیاں تیزی سے سکرین پر سجانے لگی تھی۔ محبت جو نمکین پانیوں کا سفر کہلاتی ہے، یہ اپنے تیراک کو جزیروں کی سرزمین پر لے جاتی ہے۔ خضر نے چہرہ موڑ کر سیمی کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی اسی کی سمت دیکھ رہی تھی۔ دونوں سمجھ کر دھیرے سے مسکرا دیے تھے۔ سیمی نے اپنا سر خضر کے شانے پر ٹکا دیا۔ خضر نے ایک آسودگی سے بھرپور سانس لی تھی۔ وہ اس کے شانے پر سر ٹکائے بولتی جا رہی تھی، اور کھٹ کھٹ کھٹ۔ خضر دستگیر لکھتا جا رہا تھا۔ وقت نے اس آخری بھرپور منظر کو افسردہ نگاہ سے دیکھا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ کسی کی محبت پانے اور چاہے جانے کے احساس میں مگن ہو کر دن چھوٹے، راتیں مختصر اور ایک عمر نہایت کم لگنے لگتی ہے۔ اس کا دل اداسی کے دبیز بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ خضر نے رات اپنا بیگ پیک کر لیا تھا، اور آج جب اس کی روانگی کا دن تھا، سیمی کو اپنے احساسات چھپانے مشکل ہو رہے تھے۔ سیمی، یاد رکھو میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے۔ وہ سیمی کی کیفیت سمجھ پا رہا تھا، اس لیے بہانے سے مخاطب کر رہا تھا۔ اچھا اتار کے دو، میں لگا دیتی ہوں، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا تھا۔ بجھی بجھی صورت، اتارنا ضروری ہے؟ تم پہنے ہوئے بھی تو لگا سکتی ہو۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ یار تم کس قدر بورنگ ہو،
मेरी बात सुनो, जो काम तुम खुद नहीं कर सकती वो अपने किरदारों से भी मत करवाया करो। खिजर के शिकवे पर सिमी हल्का सा हंस दी थी। तुम भी ना खिजर, मुझे लगता है तुम्हारा सारा रोमांटिक मूड बस अपनी कहानियों के लिए होता है। मेरे हिस्से में तो बस डपट कर खामोश करा देना। खिजर की बात उसे दोबारा हंसने पर मजबूर कर गई थी। दोनों में से एक का इस तरह होना जरूरी है, बैलेंस हो रहता है। वो मुंह छुपाकर मुस्कुराने लगी थी। खिजर दूसरी शर्ट निकाल कर पहनने लगा। सिमी की नजर उस पर पड़ी। उसने शर्ट का दायां बाजू पहले पहन लिया था और अब बायां बाजू तंग शर्ट की वजह से आगे नहीं जा पा रहा था। खिजर अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊंचा बाजू करता तो आसानी से पहन लेता, मगर सिमी को अपनी खाला की बात याद आ गई थी। खिजर, तुम्हारा लेफ्ट बाजू राइट बाजू की तरह पूरा ऊंचाई की तरफ नहीं जा सकता। खिजर जब शर्ट के बटन बंद कर रहा था तब सिमी ने पूछा था। उसकी आवाज में अफसुर्दगी घुली थी। वो उसकी तरफ मुड़ा। हाँ, एक हद तक ऊपर होता है, नॉर्मल बाजू की तरह नहीं। वो नॉर्मल अंदाज में बोला था। वो अब तक उसका आदी हो चुका था, इसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम्हें क्या हुआ था खिजर? इसका दिल भर आया। पहले ही वो खिजर की गैर मौजूदगी का सोचकर रूहानी हो रही थी। अम्मा जान कहती है मैं सीढ़ियों से गिर गया था जब मैं काफी छोटा था। हैं? तुम परेशान हो रही हो? वो चौंका और आकर उसके साथ बैठ गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ओके? मुझे इससे कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। मैं तुम्हारे जाने की वजह से उदास हूँ। सिमी ने बात बदल दी। खिजर हंसने लगा। क्यों? 1-1.5 हफ्ते की तो बात है यार। उसके हाथ सहलाए। 1 हफ्ते में 1 नहीं 8 दिन होते हैं, समझे? 8 से पहले तो 7 थे। कोई नया दिन ऐड हुआ है? हफ्ते से ऊपर भी तो हो सकता है ना? वो मुंह फुलाकर बोली। दिन में 10 बार तुमसे बात करूंगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी का। तुम्हें पता है ना तुम्हारे कान खाने की आदत है मुझे। वो बेदली से सर हिलाने लगी। खिजर ने उसका सर ऊपर किया। सिमी यार, उदास हो गई तो मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ अटका रहेगा। मैं कैसे ट्रेवल करूंगा? नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे अच्छे से रुखसत करो, वापसी पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए। खिजर ने जोश से बताया। ओके, मुझे यकीन है खिजर, तुम बहुत अच्छे से हैंडल करोगे सब काम। वो उदासी झटकती हुई उठी और खिजर के साथ चल दी थी। खिजर ने सबको अल्लाह हाफिज कहा। सिमी उसको बाहर तक छोड़ने आई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खिजर ने उसे ताकीद की थी। सिमी ने उसकी टाई ठीक करते हुए कंधे से नादीदा गर्द झाड़ी। ये तुम्हें मैं कहने वाली थी, मेरे ख्याल में तुम हूं ना। तुम्हारा ये मुस्कुराता चेहरा देखने के लिए मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। खिजर एक मुस्कुराती निगाह से नवाजते हुए चला गया था। सिमी खुले गेट से उसे जाता देखती रही। ड्राइवर ने उसे एयरपोर्ट पर छोड़ना था। खिजर ने आखिरी नजर दूर खड़ी सिमी पर डाली और मुस्कुरा दिया। वो नहीं जानता था ये लड़की उसकी वापसी पर उसे कहीं नहीं मिलने वाली थी, ना इस गेट पर, ना इस घर में, ना इन रास्तों पर, ना उसकी जिंदगी में। अगले दिन की दोपहर 4 आई थी। बाहर गेट के साथ दीवार पर फैली बोगनवेलिया की बेल तेज धूप में झुलसती जा रही थी। हिना कुछ देर आराम की गर्ज से अपने कमरे में लेटी थी। सिमी को सारे में उकताहट फैली नजर आई थी। उसका किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। बेजार कुन वक्त, बेकैफ से लम्हे। टाइम गुजारने के लिए उसे कोई मसरूफियत नहीं मिली तो टीवी लगाकर बैठ गई। किसी चैनल के शो में एक मारूफ राइटर को एक मौजू पर गुफ्तगू की गर्ज से बुलाया गया था। वो दिलचस्पी से शो देखने लगी। कुछ देर गुजरी थी कि चौकीदार ने उसे आकर किसी की आमद की इत्तला दी। मेरा मेहमान? सिमी ने हैरानी से दोहराया। कौन है? उसने दोबारा हैरत से सवाल किया। चौकीदार ने नफी में सर हिलाया था। नाम नहीं बताया, कहते हैं आपसे मिलेंगे। उसकी बात ने सिमी की हैरत दो चंद कर दी थी। यहाँ उसको कौन मिलने आ सकता था? उसने अंदर बुलाने की बजाय खुद बाहर आ गई। आने वाले का चेहरा देखने से पहले वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो उसके चेहरे को यहाँ देख सकती है, और वो चेहरा देखने के बाद सिमी की पूरी हस्ती हिल कर रह गई थी। मोइन खुले दरवाजे से सामने आ गया था। वो मर कर भी उसको देखने की तवक्का नहीं कर सकती थी। तुम यहाँ कैसे? बोला शाउरी तौर पर 2 कदम पीछे हुई। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। दिल धक धक धक। एक गैर मुतवक्का चेहरा देखकर लगने वाले अव्वलीन शौक से वो बाहर निकल आई थी, मगर जो कैफियत उसे उस शख्स को अपने सामने पाकर महसूस हुई थी वो उससे पीछा छुड़ाने से नाकाम रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे।
मोइन उसके सामने डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और दोनों चुपचाप गुमसुम। दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है कि कोई किसी से छुप जाए तो इसकी खोज लगाना नामुमकिन हो या इसका किसी से सामना ही ना हो। मोइन पर एक नजर डालकर सिमी दिल ही दिल में सोचती चली गई थी, हमारे अपने हमारे कभी भी दुश्मन नहीं होते, लेकिन हर अमल का कोई ना कोई रद्द अमल होता है। चचा जान का ये शदीद रद्द अमल था। उनकी जगह खुद को रख कर सोचें तो शायद वो इतने जालिम ना लगे। मोइन पाँव पर हिलाता कदरे मुस्तरिब अंदाज में कह रहा था। वो सिमी को बहुत कम देख रहा था, उसे नजरें मिलाना दुश्वार था और शदीद रद्द अमल का नतीजा निकलता है। क्या इसको बगावत का नाम दोगे? सिमी ने तंज नहीं किया था, बस सोचने की कोशिश कर रही थी कि मोइन यहाँ पर मौजूद क्यों है। नहीं, शायद एहतियाती तदाबीर या बचाव की सबील जो चची ने इख्तियार की थी। मोइन ने उसका नाम लेने से गुरेज किया था। सिमी को महसूस हुआ, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया मोइन? वो बिला आखिर सवाल पूछने पर मजबूर हो गई थी। मुझे शुमाइला ने। और शुमाइला को? मोइन अचानक खामोश हो गया था। उसकी जुबान से ना खिजर का नाम अदा हुआ था, ना उसके मुंह से तुम्हारा शोहर निकल सकता था। ओ, सिमी उसके अधूरे जुमले का पूरा मतलब समझ गई थी। और तुम्हें क्यों लगा मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी? हमारे ताल्लुकात शायद बहुत दोस्ताना रह चुके हैं। सिमी ने खुद ही सवाल किया और खुद को ही जवाब दे दिया था, मगर मोइन को ये तंज महसूस हुआ। उसने सर उठाया था। और तुम मुझे हमदर्दी में आगाह करने चले आए होगे, मेरा बाप मेरे साथ अब क्या करने वाला है? नहीं, उसने नफी कर दी। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मेरी जगह आज वो यहाँ मौजूद होते। तुम्हारा मौजूद होना काफी नहीं है। सिमी की सवालिया निगाहों ने मोइन को अंदर से लाजवाब कर दिया था। मैंने उन्हें बताया, और अगर वो यहाँ मौजूद भी होते तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं थी, वरना वो इतने दिन खामोश बैठते। हाँ, यही मुझे हैरत है। वो सर झटक इस्तेहजा या हंसी भी। उसे इस शख्स की बात पर यकीन नहीं था। मैंने इन्हें कहा है, जो होना था वो हो चुका है, और जो हो चुका है वो कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझसे वादा किया है। मोइन की संजीदा बात ने सिमी को उसे देखने पर मजबूर कर दिया था। कैसा वादा? वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं नहीं चाहता मेरे खानदान का मजीद तमाशा बने। पहले वो इरादा रखते थे। सिमी का दिल दुखा। उनके अज़ाइम खतरनाक थे। गर्मी शदीद है, तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। काफी देर बाद, दिल ही दिल में दुखी रहने के बाद, अब उसे ख्याल आया। इतनी देर से मोइन खामोश सा बैठा जमीन को घूरता रहा था। नहीं, उसने बेसाख्ता रोका। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मुझे अब चलना चाहिए। मेरी आमद बुरी लगी हो तो माजरत। वो कहने के साथ ही उठकर खड़ा हुआ था। जब उसने 2 कदम बढ़ाए तब सिमी ने पुकारा था, मोइन तुम यहाँ क्यों आए थे? अपनी ख्वाहिश से नहीं आया। पहली बार मजबूर सी मुस्कुराहट उसके लबों का अहाता किया था। उसके दिल की क्या कैफियत हो रही थी ये सिमी नहीं जान सकती थी। उसकी कैफियत कोई दूसरा नहीं जान सकता था। सामने खड़ी लड़की उसकी बचपन की मांग थी, जो अब किसी और की बीवी थी। उसका दिल चाहा वो पलट जाए। सिमी को वापस उनके खानदान में नहीं आना चाहिए, और वो एक पल में निकल जाता अगर सिमी उसको ना पुकार लेती। उसकी पुकार मोइन की कैफियत पर कांच का ठोकर थी, और यहाँ किसी मकसद से आया था। तो फिर क्यों आए? इस रद्द-ए-अमल के जवाब का नतीजा बताने, जो बायाक वक्त 2-2 निकले थे। तुम्हें सिर्फ अपना पता है या दूसरा भी? 1 सेकंड लगा था उस ये बात कहने में, और इस सेकंड में उसने अपने मकसद को चुन लिया था। दूसरा? मैं समझी नहीं। उसका अंदाज ठीक निकला था। सिमी इस बात से आगाह नहीं थी। उसे लगा था ये बात ही असर अंदाज निकलेगी, मगर अब तो ये और भी कारी साबित होने जा रही थी। सानिया, उसके लहजे में अफसोस घुल गया। उसके लिए तुम्हारे पास आया था। वो अपने शोहर को लेकर इसी शहर में है, हॉस्पिटल में दाखिल। मोइन ने हॉस्पिटल का नाम बताया। सानिया, शोहर? सिमी के दिमाग ने उसके बात जज़ब नहीं की थी। क्या उलझाने वाली बात कर रहे हो तुम? सानिया का निकाह हो गया था उस सुबह जिस सुबह तुम इस घर में नहीं थी। निकाह नहीं रुका था, इंसान बदल गया था। तुम नहीं थी, सानिया का करम इलाही से। वो खामोश हो गया था। खामोश होकर सिमी की सूरत देखने लगा। वो यकटक उसको देखती जा रही थी, आंखें छोटी करके। फिर वो हंसी, चेहरा ऊपर उठाकर वो खिलखिलाकर हंसती चली गई थी। तुम मोइन? वो इस लतीफे पर लूट पूट हो रही थी। तुम इस मकसद से यहाँ आए? उंगली उठाकर घुमाई। मोइन जब्त से यह हंसी बर्दाश्त कर रहा था। हाँ, बदकिस्मती से। उससे शायद मिलना चाहो। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगी?
کیا کہانی نکالی ہے تم نے موئن؟ شاباش! اپنے خاندان میں صرف میں اکیلی کہانی کار نہیں ہوں، تم بھی خاصا نام بنا سکتے ہو۔ وہ سیدھا سیدھا اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر 1 منٹ بعد اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، میں چلتا ہوں۔ وہ مزید کوئی بات کہے بغیر جانے کے لیے تیار تھا۔ مجھے معلوم تھا تم میرا یقین نہیں کرو گی، پھر بھی ثانیہ کے کہنے پر۔ چپ ہو جاؤ معین، بار بار میری بہن کا نام مت لو۔ ہنسی اورن چھو ہوئی، غصے کی تمازت سے اس کی رنگت دہک اٹھی تھی۔ سیمی اب وہ بیوقوف لڑکی نہیں ہے جو شمائلہ ہمدردی میں آ کر اس کی خود غرضی کی سولی چڑھ گئی تھی۔ تم یہ جھوٹی کہانی استعمال کر کے مجھے ٹریپ نہیں کر سکتے۔ مجھے دوبارہ اس بات کا یقین دلانے کبھی مت آنا۔ اس کا فشار خون بلند ہو رہا تھا۔ وہ انتہائی طیش میں کہہ کر نظروں کا زاویہ بدل کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ جا سکتا ہے۔ جانے والے نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں یہ یقین دلانے دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تمہیں صرف ایک ہی انسان پر یقین کرنا چاہیے۔ کرنا چاہو تو کر لینا۔ اپنے شوہر سے پوچھ لو، وہ اس بارے میں اتنا بے خبر نہیں ہوگا۔ بوجھل دل کے ساتھ لفظ شوہر ادا کرتے ہوئے قرب کا گھونٹ موئن نے بھرا، لیکن اس کا زہر سیمی کے اندر گھلنے والا تھا۔ موئن جا چکا تھا۔ سیمی کتنی دیر بیٹھ کر خود پر قابو پاتی رہی۔ اسے لگا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ پھر اسے اپنا وجود تپتا ہوا محسوس ہوا۔ موئن کے جانے کے کچھ دیر بعد موئن کی باتوں کا اثر شروع ہو گیا تھا۔ میری بہن کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے خیالی میں بربرائی تھی اور اپنی خود کلامی سے چونک گئی۔ یہ کیسی بھیانک سپنے جیسا تھا۔ اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کرم الہی کون تھا اور یہ کیسے ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے کوئی اچھی امید رکھ سکتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے گال بھیگ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ پھیر کر گالوں پر پانی محسوس کیا۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ جیسے اپنی ہی حالت سے خائف ہو گئی تھی۔ غصے سے آنسو جھٹکے۔ وہ کس کی باتوں میں آ رہی تھی، لیکن وہ کسی باتوں میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل دکھ کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود جب وہ ضبط نہیں کر سکی تو کپ کپاتے جسم کے ساتھ اٹھی۔ اس کا ایک ایک اعضاء چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ موئن سچ بول کر گیا ہے۔ اس کے لہجے میں جھوٹ نہیں تھا۔ موبائل کے بٹن پریس کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں راشا اتر آیا تھا۔ اس نے اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ خضر کے جاتے ہی اسے خضر کی بے تحاشا ضرورت پڑے گی۔ وہ ہر تکلیف میں اس کے پیچھے چھپتی آئی تھی۔ اس کا ہر آنسو وہ شخص چننے کے لیے موجود ہوتا تھا اور آج وہ اس کے آس پاس کہیں نہیں تھا۔ اس کے موبائل میں موجود مائی لو کی ٹیون اسے سنائی دے رہی تھی۔ بیل جا رہی تھی اور سیمی کی روح نکلتی جا رہی تھی۔ ہیلو، خضر کی مصروف آواز سنائی دی۔ سیمی کی جان میں جان آ گئی۔ ہیلو خضر، سویٹ ہارٹ، میں تھوڑا سا بیزی ہوں، تم سے بات۔ خضر، ثانیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کی روتی آواز خضر کے کانوں تک گئی تھی۔ دوسری سمت خاموشی چھا گئی۔ کیا تمہیں معلوم تھا ثانیہ ہاسپٹل ہے؟ سیمی، خضر نے تیزی سے اسے پکارا۔ کیا واقعی ثانیہ ہاسپٹل ہے؟ بے یقینی سے سیمی کے دل میں بے پناہ درد اٹھا۔ میری بات سنو، کس نے تم سے کہا یہ سب؟ خضر نے ساری مصروفیت جیسے بھار میں جھونکی۔ دل صرف سیمی کا نہیں رکا تھا، خضر کا بھی رکا تھا۔ تمہیں معلوم تھا کہ ثانیہ کا نکاح؟ اس کی زبان بھی اگلے الفاظ کا بوجھ نہیں اٹھا پائی تھی۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا جا رہا تھا۔ وجود کو بجلی کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ۔ سب سے پہلے ایک گہری سانس اور میں ایکسپلین کرتا ہوں تمہیں۔ تمہیں معلوم تھا کہ نہیں؟ وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ اس کے اپنے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ خضر فوری طور پر کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کچھ روز پہلے اس نے دھیرے اعتراف کیا تھا، لیکن سیمی نے کچھ سنا ہی نہیں۔ میری معصوم سی بہن جس نے زندگی کو برتنا بھی نہیں سیکھا، وہ میرے اٹھائے قدم کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس انسان کے ساتھ اسے باندھ دیا جس سے مجھے بچایا گیا تھا۔ آنسو اس کے چہرے پر سلسلے وار بہہ رہے تھے۔ خضر بہت کوشش کر رہا تھا کہ اس کی کوئی بات سن لے، مگر اس کے کان سائیں سائیں کر گئے تھے۔ میں بڑی تھی، میں بھگت سکتی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی سی بچی، میری ثانیہ، وہ دار دار کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ درد کی شدت سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ اس کی باتیں خضر کا دل چیر رہی تھی۔ ثانیہ کی وجہ سے وہ کئی راتیں سو نہیں پایا تھا اور اس عذاب سے اب سیمی گزرنے والی تھی۔ سیمی، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ میں نے اسی وجہ سے تمہیں نہیں بتایا۔ میں آتا ہوں اور مل کر کوئی راستہ نکالتے ہیں۔
प्लीज इतनी तकलीफ में मत दो खुद को। खिजर की आवाज में शदीद बेचारगी थी। खुद को कुफस का पंछी महसूस कर रहा था जो कैद सा होकर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी बहन रुलती रही, मैं और तुम्हारे साथ हंस हंस कर जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। सिमी, खिजर का दिमाग भग करके उड़ा। तुमने कहा था तुम हर बात बताओगे मुझे, मगर तुमने इतनी अहम बात छुपाई सिर्फ इसलिए कि वो मेरी बहन थी। खिजर, मेरे खलूस पर शक कर रही हो? खिजर की आवाज दुख से चूर हो गई थी। मेरी गलती है यार, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, हिम्मत नहीं हुई मेरी। तुम मुझे उससे मिलाने ले जा सकते थे, मगर तुमने सिर्फ अपने सुकून का सोचा। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक दुखी चेहरा नहीं चाहिए था। वो फिर से बदगुमान हो रही थी। दुख बहुत बड़ा था, वो जितना भी बोल लेती हल्का नहीं हो सकता था। वो फिर से सिफर होकर रह गई थी, फिर से बेवकूफ। फॉर गॉड सेक, मुझे जब पता चला मैं वापस गया था उसे देखने, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे किसी तीसरे से पता क्यों चल रहा है? वो फिर से चीख उठी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो उसे टूटने से बचाना चाहता था, लेकिन आज इस तोड़ फोड़ की छनकार उसे दूर बैठे भी सुनाई दे रही थी। तुम्हें ये बताया किसने है? मुझे बताओ। सब खत्म हो गया खिजर, मैं अपनी बहन की दुश्मन बन गई। मुझसे ज्यादा सजा तो उसके हिस्से में आई। सब ठीक कैसे हो सकता है खिजर? वो मायूसी की इंतहा पर पहुंच चुकी थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। सिमी, तुम अभी होश में नहीं हो। तुमने कहा था तुम हमेशा मुझ पर यकीन रखोगी। सो ट्रस्ट मी यार, कोई गलत कदम मत उठाना। खिजर का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे अब अगले कदम से रोकना चाह रहा था। हिना कहाँ है? उसे फोन दो। मेरी बात सुन रही हो? खिजर ने ऊंची आवाज में उसे मुखातिब किया था, मगर उसने फोन दूर फेंक दिया था। वह उसे कुछ सुनने की चाह नहीं रखती थी। वो सारी बातें सच हो गई थी जिससे वो नजरें चुराना चाहती थी। सीमी मोम का ढेर होती और इस ढेर में रिश्ता, मोहब्बत, एतबार, यकीन, वादा सब नीचे दब गए। वो इसी टूटी बिखरी हालत में घर से निकल आई थी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो किस हालत में थी उसे परवाह नहीं हो रही थी। उसके सामने हर मंजर पर कोहराम फैला हुआ नजर आ रहा था। वो बार बार अपना मुंह छुपाती और आंसू पूंछती थी। उसके जहन में खिजर की बातें नहीं गूंज रही थी, वहां मोइन की आवाज का पहरा भी नहीं था। उसे बस बार बार सानिया का ख्याल आ रहा था। उसकी सूरत आंखों में घूम रही थी। उस पर क्या बीती थी? इतना अरसा वो किन कांटों पर गुजारती रही थी और वो क्या सोचती रही थी कि सीमी अपनी सजा उसको दान करके चली गई। रोड पर आकर उसने ऑटो रोका और उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलने का कहा था। काश के इस वक्त वो मोइन के साथ चली जाती। सानिया की उसकी राह तकती होगी और उसकी आंखों में कैसी मायूसी छाई होगी जब उसने मोइन को अकेला वापस आता देखा होगा। सारा रास्ता वो यही सोचती रही थी, रोती रही थी। उसकी मंजिल करीब आ गई थी और वो कुछ फासले पर उतर गई थी। चौक की दूसरी तरफ से हॉस्पिटल का गेट नजर आ रहा था। सानिया इस गेट के पार थी। वो इस हालत में उसको कैसे देख पाएगी, इस करम इलाही के साथ जिसने ना जाने उसकी जिंदगी किस कदर जहन्नुम बनाकर रखी हुई होगी। उसने चौक क्रॉस कर लिया था। चंद कदम पीछे एक स्याह गाड़ी खड़ी थी। उसकी नजर उस स्याह गाड़ी पर नहीं थी। उसका ध्यान किसी तरफ नहीं जा रहा था। उस तपती दोपहर वो नंगे पांव चल रही होती, तब भी उसे तपश या किसी और चीज का एहसास नहीं हो रहा था। वो इस गाड़ी के करीब से गुजरने लगी जब उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी थी। सिमी, ये मोइन की आवाज थी। कहाँ से आई थी उसे समझ में नहीं आया था। उसने नासमझी से पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। ऐन उसी लम्हे गाड़ी का दरवाजा खुला। एक हाथ सिमी की कलाई में पड़ा था। उसके सामने देखने से पहले उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा था। तीर ऐन निशाने पर जा लगा था। सानिया यहाँ कहीं नहीं थी। उन्होंने अंदाजे के मुताबिक सिमी को यहाँ बुलाया था क्योंकि इस रास्ते से वो आसानी से और बहुत जल्दी पहुंच जाती। वो बहुत समझदार थी और समझदारी से ट्रैप हो गई थी। हाकिम ने उसकी कलाई से पलक झपकते उसे अंदर खींच लिया था। उसकी चीख निकलने से भी पहले फिजा में गाड़ी के टायर चिरचिराए थे। लम्हे भर का खेल था। खौफ सिमी की आंखों में जमकर रह गया था। सानिया एक झटके से उठकर बैठ गई थी। कुछ देर पहले जरा सी झपकी आई थी और न जाने क्या हुआ। उसे लगा उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ रहा है।
दवाइयां रखता शमरेज तेजी से उसके करीब आया था। क्या हुआ है, तुम ठीक हो? वो दिल पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। शमरेज को तशवीश लाहक हुई। मेरे दिल को कुछ हो रहा है, जैसे कुछ होने वाला है शमरेज, तुमने जरूर बुरा ख्वाब देख लिया है। वो तेजी से मुड़ा। नहीं शमरेज, बुरा ख्वाब नहीं, कुछ और है। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। देखो मेरे हाथ, देखो मेरे हाथ पांव मेरा साथ छोड़ रहे हैं। घबराहट उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, माथे पर चमकता पसीना। शमरेज ने उसका कंधा सहलाया। रिलैक्स सानिया, कुछ नहीं है, तुम डर गई हो। ये हॉस्पिटल है, बहुत दिनों से तुम इस माहौल में रह रही हो, तबीयत पर तो असर पड़ना था ना। शमरेज ने नरमी से कहते हुए गिलास उसकी तरफ बढ़ाया था। ये लो जूस पियो। नहीं, उसने परेशानी से नफी में सर हिलाया था। उसको अपनी फीलिंग्स नहीं समझा सकती थी। थोड़ा सा पी लो प्लीज। तुम घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं यहाँ हूँ। शमरेज की बात पर उसने चौंकते हुए देखा था। उसने सानिया का हाथ पकड़ रखा था और पंजों के बल उसके सामने बैठा था। सानिया ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं ठीक हूँ। चुपके से उसने वो गिलास ले लिया था और मजीद बात से बचने के लिए वो लबों से भी लगा लिया था। शमरेज खामोश हो गया था, मगर उसके दिल पर अजीब कैफियत तारी थी। वो जानती थी ये कुछ और था, कुछ अल्हाम जैसा, जैसे कुछ बहुत बुरा होने जा रहा था। आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। ये मैसेज शुमाइला बहादुर खान की फोन स्क्रीन पर चमक रहा था और वो एक झटके में उठ बैठी। उसने एक मैसेज को पढ़ा, एक बार, दो बार, 100 बार, इतने बार कि उसका सांस फूल गया था। इस मैसेज का कोई और मतलब नहीं हो सकता था। यह मुख्तसर सा जुमला एक पूरी दास्तान सुना रहा था। शुमाइला के दिलो दिमाग से सारा बोझ सिरकता चला गया था। खुशगवार एहसास से उसका चेहरा कली की मानिंद खिल उठा था। मोबाइल रखकर उसने एक भरपूर अंगड़ाई ली थी। बिला आखिर इस मैदान में वो जीत गई थी। ये उसकी जीत का आगाज था। उसने इस खुशी में झूमते हुए शमरेज को कॉल मिलाई थी। शमरेज, तुम इस वक्त कहाँ हो? हमें फौरन वापस घर जाना है। खैरियत? उसकी शोर में से आवाज सुनाई दे रही थी। वो कहीं लग रहा था। सीमी घर वापस आ गई है, उसने लुत्फ अंदोज होते हुए बताया था। शमरेज को बहन की खुशी महसूस हुई। सीमी से लगाव का अंदाजा हुआ। ओ, शमरेज ने एक पुरसुकून सांस खारिज की। अल्लाह का शुक्र है, मैं उम्मीद करता हूँ वो खैरियत से हो। खैरियत से ही है, वो सरमस्ती से बोली थी। तो कब चल रहे हो? मेरा भी चलना मुमकिन नहीं है। शुमाइला, तुम चली जाओ, मैं काम खत्म कर आऊंगा। कौन सा काम शमरेज? तुम घर भी चंद मिनट शक्ल दिखाने आते हो। तुम अपने किस दोस्त के पास हो? शुमाइला ने यूं ही पूछ लिया था, वरना जो खुशी उसे मिली थी उसके आगे वो किसी और बात पर नहीं सोचना चाहती थी। मैं सानिया के साथ हॉस्पिटल हूँ। वो अकेली है, उसे मेरी जरूरत नहीं, मगर मैं उसे तनहा नहीं छोड़ सकता। शमरेज, तुम? शुमाइला को चुप लग गई थी। ये उसके वहमों गुमान में भी नहीं था। मैं अहमद को कहता हूँ तुम्हें ड्रॉप कर देगा, और बाबा ने तुम्हारा पूछा तो कहना मैं सानिया के साथ ही गांव वापस आऊंगा। अब तक उन्हें यह हकीकत कबूल कर लेनी चाहिए। शमरेज ने बात खत्म करके कॉल काट दी थी। शुमाइला की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे इस लड़के का। उसे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि उनका साथ मुमकिन नहीं था। तकदीर ने ही नहीं लिखा था। शमरेज कुछ भी कर ले, वो लोग किसी सूरत नहीं मानेंगे, क्योंकि वो शुमाइला का कसूर बखूबी जानते थे। सोचते सोचते शुमाइला ने सर झटका था। खैर, फिलहाल वो अपना सोचेगी। खिजर को सीमी की आदत हो गई थी, अब ये आदत छूट जाएगी। उसे बहुत जल्द शुमाइला की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि बिला आखिर ये यूं ही होना था। जरूरी तो नहीं है ना जो अंजाम खूबसूरत लग रहा हो हमेशा वही हो। शुमाइला दिल ही दिल में मुस्कुराए जा रही थी। वही मिसले बहिश्त और मिसले बहिश्त के नज़ारे, भागते दौड़ते मंजर, बहती नदियों का शोर, तन्हाई भरा सकूत। वैसे ही दरो दीवार, दरख्त, चरिंद परिंद, लोग, जमीन, मकान, सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी। सिर्फ वही थी जो शायद बदल कर आ गई थी। बहुत कुछ पीछे छोड़ आई थी, बहुत कुछ पीछे लेकर आई थी। उसके अब्बा के जिस्म में पारा धो रहा था, उसे खींचते हुए अंदर लाए थे। सीमी को ठोकर लगी थी, वो उनके कदमों में गिरी। उन्होंने देखा और उसे घसीटते हुए सहन के वस्त में लाए थे। सबसे पहले उस पर ताजवर की निगाह पड़ी थी। ताजवर की निगाह जो पलटी तो हाथ में पकड़ा बर्तन गिर गया था और गिरकर
दूर लुढ़कता चला गया था। सीमी को अपने सामने पाकर जैसे ताजवर को सांप सूंघ गया था। उन्हें लगा जैसे अभी सूर फूंका जाएगा और वो खड़े खड़े तबाह हो जाएगी। हाकिम ने उनका बाजू हकारत से झटका और एक जताती निगाह ताजवर पर डाली। फातिहाना निगाह, फूलते पचकते नथने, कुचकुचाते दांत, कैसे कैसे तासुरात थे जिसने ताजवर की सूरत स्याह राख कर दी थी। सीमी, एक सांस के साथ उनके मुंह से निकल गया था। सीमी ने अपनी जगह से उठी। उसने एक तरसती निगाह मां पर डाली थी। उस निगाह में क्या कुछ नहीं था ताजवर के लिए। ताजवर के कदम जैसे जमीन जकड़ चुके थे, मगर सीमी के कदम आजाद थे। वो भागकर ताजवर के पास गई थी और भींचकर गले लगा लिया था। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। वो उन्हें बेख्तियार चूमती चली गई थी। वो ये सूरत देखे बगैर कितना अरसा हो गया था। माएँ जिनसे दिल ठंडे होते हैं और आंखें सुकून पाती हैं, वो उनके बगैर ये दिन काटती आई थी। सीमी बार बार गले लगाती थी और उनके गाल चूमती थी। उसका दिल नहीं भर रहा था। ऐसे में सबा ने एक जोरदार ताली बजाई थी। इस मंजर में मौजूद लोगों में से सबसे पहले उसी को होश आया था। वाह भाई, मोइन को बुलाओ, कोई फूलों के हार नहीं लेकर आया क्या? बेटी वापस आई है, वो एक कहका मारकर हंसती चली गई थी। मोइन अंदर आते हुए दरवाजा बंद कर रहा था। सबा ने उसे ही पुकारा था। तुमसे कह रही हूँ मोइन, तुम्हें कब अकल आएगी? देखा नहीं कितना बड़ा कारनामा सारी इंजाम देकर लौटी है, साथ पर बड़ा सा ताज पहनकर, बगैर फूलों के तो इस्तकबाल ही फीका कर दिया। उसके तंज से चमकती निगाहें सीमी पर जमी थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा दिलचस्प तमाशा आज शाम वो देखने वाली है। सीमी वापस आ गई थी। घर थिएटर का मंजर पेश करने वाला था। रोज रोज नया खेल देखने को मिला करेगा। सीमी, तुम क्यों आई हो वापस? कहा था ना मैंने तुम्हें। ताजवर के चेहरे पर मुरब्बती सी छाने लगी थी। एक माँ के सामने जैसे उसकी औलाद की गर्दन पर चाकू रख दिया गया हो। तकलीफ के शदीद आसार वहां उभर रहे थे। यहाँ इंसान नहीं बसते तुम्हारे लिए, यहाँ कुछ नहीं है। तुम क्या सोचकर? यहाँ मेरे अपने यहाँ हैं, मैं इनके बगैर कैसे रह सकती हूँ? सीमी ने पहली बार कोई बात की थी। ताजवर की आंखों से शदीद नाराजी झलकने लगी। तुम्हें तो यही लगा था कि तुम उसे मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर कर चुकी हो। अब्बा उन पर नजरें जमाए मुज़हिका उड़ाने वाले अंदाज में कह रहे थे। मगर तुम भूल गई कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। अब बताओ, अब क्या करोगी? कहाँ भगाओगी इसे? कैसे बचाओगी मुझसे? औलाद मुकाबला करने के लिए नहीं होती हाकिम। मैंने सिर्फ अपनी औलाद के लिए जो किया, इसमें तुम्हें शिकस्त देने या तुम्हारे खिलाफ जाने वाली कोई बात नहीं थी। वो सीमी के आगे आ गई थी। एक बार फिर सीमी की ढाल, एक बार फिर मजबूर, जैसे वो अभी हाथ जोड़ देगी। अम्मा, अम्मा आप कुछ मत कहें, मुझे अब्बा से बात करने दे। सीमी ने ताजवर के कंधे पर हाथ रखा था। हाकिम का सर घूमा। अपनी जुबान से मुझे अब्बा पुकारने की जुर्रत भी बात मत करना। ऐसी बेहया और सरकश औलाद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी धार में ऐसी नफरत, ऐसी हकारत थी कि सीमी जैसे नीली पड़ गई थी। जो वक्त बीता था उसने अब्बा को नरम नहीं किया था, बल्कि दिल और पत्थर कर दिया था। नफरत की इंतहा हो गई थी। अब्बा? सीमी के चेहरे पर कर्ब की परछाइयां लहरा रही थी। क्या अपनी औलाद के लिए जरा सा रहम भी दिल में पैदा नहीं हो सकता? आपने कोई ताल्लुक बचाया भी नहीं है। गलती मेरी थी। आपने सानिया के साथ क्यों किया ऐसा? इसका क्या कसूर था? अब्बा आप इतने तो बेरहम नहीं थे। कम अज कम अपनी औलाद के लिए। उसका लहजा दुख की मुख्तलिफ कैफियत में करवट बदल रहा था। ताजवर के दिल में जैसे अन्नी घिर गई। सीमी को मालूम पड़ गया था। खामोश। हाकिम ने उंगली उठाकर दांत पीसते हुए उस पर झपटने की कोशिश की थी। सीमी सहम कर 2 कदम पीछे हो गई। हाकिम ने बामुश्किल जमीन पर ठोकर मारी थी। मुझे अगर मालूम होता कि तुम लोग मेरी इज्जत की धज्जियां बखेरने वाली हो, मैं पैदा होते ही तुम लोगों को कूड़ेदान में फेंक देता। और इसका दिल शक हुआ। हाकिम का अगला जहर उसके अंदर उतर गया था। हाकिम ने पीछे खड़े सद्दाम को इशारा किया। वो आगे बढ़ा और सीमी की कलाई में हाथ डाला। अब मैं देखता हूँ तुम्हें यहाँ से कौन निकालता है। तुमने लोगों को मुझ पर हंसने का मौका दिया, मैं इन्हें तुम पर तरस खाने की दावत दूंगा, तुम्हारी सजा से इबरत पकड़ने की। हाकिम का लहजा इंतहाई सर्द था।
तासुरात पथरीले। सदाम सिमी को खींचता हुआ लेकर जा रहा था। ताजवर ने सिमी को पकड़ने की कोशिश की। उसकी चीख और पुकार सहन में गूंजने लगी। सबा के चेहरे पर जोश के तासुरात थे। हाकिम ने ताजवर को खींचकर दीवार से लगा दिया था। बेटी वापस नहीं आई है, मुजरिम आया है कैद में। तुम्हें इजाजत नहीं है उससे मिलने की। अपने हिस्से का काम तुम कर चुकी हो। हाकिम ताजवर को तंबीहा कर रहा था। ताजवर की सांस रुक गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये सूरत हाल भी दरपेश आ सकती है। सिमी को सदाम ने अंदर धकेल दिया था। सबा एक भारी भरकम ताला लेकर आ गई। सिमी ने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। वो पलटकर दरवाज़ा बंद होता देखती रही, फिर मखफल होता। चारों समत तारीकी छा गई थी। ये खबर नंगे पांव गली गली घूमती शाम तक पूरे मिसले बहिश्त में जुबान जदो आम हो चुकी थी। वो वापस उसी जगह आ गई थी जहाँ से निकाली गई थी। कहानी घूमकर फिर वापस उसी जगह आ खड़ी थी। शायद इंसान अपने असल से कभी भी नहीं बच सकता, हकीकत से नहीं भाग सकता। एक आखिरी दाव हर इंसान को खेलना पड़ता है। किस्से को अंजाम देने के लिए तूफान का सामना करना पड़ता है। फिर वही रात आ गई थी, सिमी के लिए जख्म रात, जब शुमाइला ने उसे आग में झोंक दिया और वो अंधेरी कोठरी में डाल दी गई थी। स्नो वाइट एक बार फिर शीशे के ताबूत में कैद हो गई, ऐसे जैसे बीच का साढ़े 4 माह का अरसा कभी आया ना हो। लेकिन बाकी सब बदल चुका था। इस दफा कुछ भी पहले जैसा नहीं होने वाला था। ना अम्मा पहले की तरह उसे मंजरे आम से गायब करने वाली थी, ना कोई जिंदगी का बड़ा सच उसकी जान बचाने वाला था, ना कोई खिजर दस्तगीर उसका हाथ थामने को मुंतजिर था, ना कोई सानिया अगली सुबह उसके जुर्म की भेंट चढ़ने वाली थी। इस दफा कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता था, और जो होने वाला था उसकी किसी को खबर नहीं थी। गुमान से दूर तो तवक्का से पड़े। शाम के साए लंबे हो रहे थे। हिना का टेंशन के मारे बुरा हाल था। खिजर हर 5 मिनट बाद उसे कॉल कर रहा था। हाशिम भी ऑफिस से फौरन घर लौट आया था। किसी के जहन में नहीं आ रहा था कि सिमी कहाँ जा सकती है। हिना जब नींद लेकर उठी तो वो घर पर नहीं थी। खिजर की बेतहाशा कॉल्स देखकर उसे मालूम पड़ा कि मामला क्या हुआ है। तब से अब तक उसकी टांगें शाल थी। उसी वक्त उसे अम्मा जान की कॉल मौसूल होने लगी थी। शायद खिजर ने उन्हें बता दिया था। उसने परेशानी के आलम में कॉल रिसीव की थी। हिना तुम कहाँ थी? उसके कुछ बोलने से भी कबल अम्मा जान ने तेजी से उससे पूछा था। हिना ने आंखें मीची। अम्मा जान, तुम्हारे होते हुए सिमी यहाँ कैसे पहुंची? बताओ मुझे, तुम्हारे हवाले किया था ना? तैश के मारे में उनकी आवाज कांप रही थी। वो खुद भी लर्ज रही थी। हिना भी लरस गई। यहाँ कहाँ? वो यहाँ आ गई है मिसले बहिश्त। तुम्हारे घर में घुसकर हाकिम उसे कैसे लाया है? मजाक समझ लिया है क्या तुमने? शकीला की सरजनिश ने हिना की सारी रंगत उड़ा दी थी। ये कैसे हो सकता है? मेरे घर में घुसकर उन्हें? अम्मा जान, हिना को शदीद सदमा पहुंचा था। वो सही मैनों में चकरा कर रह गई थी। सख्त मायूस किया तुम लोगों ने मुझे। अब खिजर को यहाँ मत आने देना, मैं मामला देखती हूँ। वो इससे सख्ती से कहकर राब्ता मुनक़ता कर गई थी। हिना की टांगों से जैसे जान निकल गई थी। वो धप से सोफे पर गिर गई। उसके असाब झंझना गए। और अब क्या होगा जैसा खतरनाक सवालिया निशान उसे अचानक ख्याल आया तो वो एक झटके से अभी और बाहर निकल गई। सिमी का सोचकर उसका दिल लर्ज रहा था। वो वापस आई तो तासुरात बदले हुए थे। वहाँ खौफ की बजाय तासुब था, मायूसी थी। खिजर की दोबारा कॉल आने लगी थी। हिना का दिल अपने भाई के लिए बुरी तरह दुख गया था। खिजर, सिमी कहीं नहीं गई, वो टूटे लहजे में बोल रही थी। खिजर ने बेकरारी से पूछा, क्या वो मिल गई है? हाँ, अपने माँ बाप को। सॉरी? वो बिल्कुल नहीं समझा। सिमी अपने गांव में वापस चली गई है, उसने पस्त आवाज में कहा था। दूसरी तरफ पल भर को सन्नाटा छा गया। खिजर के गिर्द फंदा लग गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। उसने सरगोशी की मरी मरी आवाज में। बेयकीनी से सारे अल्फाज मर गए थे। चौकीदार बाबा से पूछा है? मैंने एक लड़का आया था, सिमी को अपना कजन बता रहा था। उसके आने के बाद सिमी भी चली गई थी। हिना दुखी लहजे में बताती चली गई थी। सिमी की हालत और इस आगाही का सारा राज फाश हो गया था। पहेली सुलझ गई थी। अपनी मर्जी से खिजर खुद चलकर
हिना के लहजे में थकान उतर आई थी और खिजर दस्तगीर की आंखों के कांच एक एक करके टूटते चले गए। सिमी चली गई थी। उसने उसी चीज का इंतखाब किया था जिस चीज से खिजर डरता आया था। उसने खिजर को नहीं चुना था, उसने अपनी पहले वाली जिंदगी चुनी थी। वो अपना वादा तोड़कर चली गई थी। जैसे वो हमेशा कहती थी एक दिन वो अपने घर जरूर जाएगी। वो दिन आज था। तुम ठीक कह रही हो हिना। खिजर ने कई लम्हों की खामोशी के बाद खुद कलामी की थी। उसकी आवाज में आँच मासूम थी। उसके दिल के टुकड़े हो रहे थे। उसके दिल के सारे दिए बुझे गए थे। उसने ऐसा क्यों किया हिना? उसने कभी मुझे अहमियत नहीं दी। वो हमेशा यही करती है। खिजर की आवाज भीगी भीगी मालूम हो रही थी और आवाज तब भीगती है जब चोट दिल खाए। हिना की आंखें भी उबलने लगी थी। उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला अकेले कर लिया। उसे मेरी जरूरत नहीं पड़ी। खिजर ने फोन बंद कर दिया था। वो जैसे उसे कह कर गई थी कि सब खत्म हो गया है तो कुछ भी बाकी नहीं रहा था। सब कुछ वाकई खत्म हो गया था। सब कुछ शायद इसी तरह खत्म होना था। सीमी भी, खिजर भी, उन सब के बीच जो रहा था वो सब भी।